गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या आपको नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, नमस्कार। एक बारी मुझे बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? तो एक थम्स अप दे दीजिए। हम आज का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं बेटा। आज का जो डेट है वो है 6 सितंबर 2024 और सबसे पहले हम करते हैं 2029 दिख रहा है। सबसे पहले हम करेंगे बेटा क्विक रिवीजन लास्ट क्लास का, समाप्ति एक्सप्रेस चलाएंगे। आज का टॉपिक होने वाला है पीसीआर एंड वेक्टर्स। आज का टॉपिक होने वाला है पीसीआर एंड वेक्टर्स। लेकिन बेटा सबसे पहले करेंगे जो हमने पिछली क्लास में टॉपिक पढ़ा था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। तो कुर्सियों की पेटी बांध ली जाए बेटा, पढ़ाई शुरू करते हैं फटाफट से, ठीक है ना। तो हमने बेटा पिछली क्लास में पढ़ा था कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जब किया जाता है तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का पर्पस होता है कि जब आपने अपने डीएनए को काटा था तो डीएनए को काटने पर मैम हो सकता है कि इसमें मल्टीपल कट्स लग गए हो या फिर हो सकता है एक ही कट लगा हो, पर कट तो लगा है। अब कट लगा है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जो डीएनए की स्ट्रैंड में जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो कहां पर है? तो आप क्या करते हैं बेटा, आप इसको सेपरेट करते हैं। और सेपरेशन की जो टेक्निक होती है वो टेक्निक होती है आपकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जहां जो जेल आप यूज करते हैं द मोस्ट कॉमनली यूज्ड जेल इज कॉल्ड एज बेटा एगेरोज जेल। एगेरोज एक ऐसा सब्सटेंस है जो सी वीड्स से ऑब्टेन किया जाता है, जो कि एक मीडियम, एक मैट्रिक्स की तरह एक्ट करता है, जिसके थ्रू आपका डीएनए फ्रैगमेंट रन करेगा। सीविंग इफेक्ट होती है, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जेल के थ्रू आपका डीएनए जो होता है बेटा रन करता है। जेल का पीस बेटा मैंने आपको कल पूरा सेटअप समझाया था कि कैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को किया जाता है, इसे कैसे बफर में प्लेस किया जाता है, कैसे इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट उस बफर के हेल्प से पास होती है। और एक तरफ एनोड होता है। कौन सी तरफ एनोड होता है? एनोड पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? तो एनोड इज योर पॉजिटिव साइड इलेक्ट्रोड एंड कैथोड इज योर नेगेटिव साइड इलेक्ट्रोड। आपका कैथोड होता है उस तरफ जिस तरफ आप सैंपल को लोड करेंगे, जिस तरफ आप वेल्स का क्रिएशन करते हैं। वेल्स बेटा जेल के वो पार्ट होते हैं जिनमें आप अपने सैंपल को लोड करते हैं, जिसे आपको सेपरेट करना है, और यही बेटा जेल में से रन करती है। और अकॉर्डिंग टू द साइज बेटा ये सेपरेट होती है। आप देखोगे अलग अलग लेन्स में आपका जो फ्रैगमेंट है वो रन कर रहा होता है अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो एग्रोस जेल आपने यूज किया, इन सेपरेशन की टेक्निक होती है बेटा जिसे आप बोलते हैं सीविंग इफेक्ट। और ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट या फिर साइज के अकॉर्डिंग बेटा ये सेपरेट होते हैं। जो जितना भारी फ्रैगमेंट था वो उतना स्लो रन करता है, जो जितना छोटा फ्रैगमेंट होता है वो उतनी फास्ट रन करता है। रन हमेशा डीएनए एनोड की तरफ करते हैं, क्योंकि डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज विल ऑलवेज रन टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। तो हमेशा एनोड की तरफ रन करते हैं। नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव की तरफ रन करेंगे, लेकिन छोटा फ्रैगमेंट जल्दी भागेगा, हल्का फ्रैगमेंट धीरे भागेगा। बस इतनी सी बात बेटा हमने पढ़ी थी। जेल के पीस को आप बेटा ऐसे तो जेल में डीएनए को नहीं देख पाते, लेकिन वंस यू लोकेट द पोजीशन ऑफ योर डीएनए, कैसे लोकेट करते हैं आपको पता होता है बेटा। यू नो अबाउट योर जीन, आपको जीन की सारी प्रॉपर्टीज पता है कि अगर इस साइज का फ्रैगमेंट होगा तो जेल में वो यहां तक ही रन कर पाएगा। तो आप उसके अकॉर्डिंग बेटा क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं तुम्हारे जेल पीस को। फिर आप उस जेल पीस को कट करके निकाल लेते हैं जिसमें तुम्हारा डीएनए का फ्रैगमेंट था, और उसमें से फिर आप अपने डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इस स्टेप को बोला जाता है इल्यूजन, है ना। लेकिन आपने उसे लोकेट कैसे किया? आप ऐसे तो नहीं देख पा रहे हैं, कट करने के लिए देखना तो पड़ेगा। तो इल्यूजन से पहले आपको उसे स्टेन करना पड़ता है। आप इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करते हैं, ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स आपको नजर आते हैं। वंस यू कैन सी द फ्रैगमेंट्स, फिर आप उस जेल के पीस को काटेंगे, उसमें से डीएनए निकालेंगे। दिस स्टेप इज कॉल्ड एज इल्यूशन। दिस इज कॉल्ड एज बेटा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बहुत सिंपल सी बात थी, ठीक है ना। और आज हम बेटा पढ़ेंगे, स्लाइड मैप ऑन नहीं किया, पता है मुझे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, तू आधे काम तो भूल ही जाता है युगल। मैम नहीं करेंगे, तू कर यहाँ पे आके स्क्रीन पे। नहीं, हाँ युगल आधे काम भूल जाता है बेटा करना, तो युगल से करवाना जरूरी है। जब तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हें भी डांट पड़ेगी। यहाँ पे अब भी क्लास के बाद युगल को डांट लगाती हूँ मैं, है ना।
हर दिन युगल हर क्लास में एक ना एक काम तो जरूर भूलेगा। कर दिया है अभी? ठीक है। युगल को बादाम खिलाना पड़ेगा लग रहा है बेटा, है ना, क्योंकि आधे काम तो भूल जाता है। फिर कह रहे मैं नहीं आऊंगा स्क्रीन पे, मैं नहीं करूंगा, आप कर दो मैम, है ना। स्क्रीन पे आने से भी शर्म आ रही है, काम भी नहीं किया है। चलो हाँ सुनो अब मेरी बात बेटा। तो इसी बात के साथ में हाँ, क्या यहां तक बेटा कोई दुखदर्द समस्या? यस, ठीक है ना, थम्स अप, डन हो गया। पीसीआर को कंटिन्यू करते हैं बिना बेटा टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आधे बच्चे तो टाइम वेस्ट करने के लिए। लक्ष्य की पता है खास बात क्या है? लक्ष्य के बच्चे स्टार्टिंग में होते हैं बड़े सीरियस, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं। मैं आपको सच्चाई बताऊं, सबसे पहले जब अर्जुना और लक्ष्य बैच स्टार्ट होता है तो अर्जुना बैच में बच्चों को हैंडल करना और बच्चों को स्टेबलाइज करना और बच्चों को ये कहना कि भाई रिलैक्स, उनको रिलैक्स करने में वक्त लगता है। बड़े एनर्जाइज्ड होते हैं बेटा, अलग एक्साइटेड स्टेट में होते हैं। और लक्ष्य के बच्चे जब स्टार्टिंग में आए होते हैं तो बड़े सही होते हैं, क्योंकि उनको बेटा एक शॉक ऑलरेडी लगा होता है। जब वो अर्जुना से बाहर निकले ना, अभी 11th से बाहर निकले, तो 11th के लास्ट में जो उनको धक्का लगा होता है तो थोड़े से स्टेबल हो जाते हैं। तो लक्ष्य में जब बच्चा आता है स्टार्टिंग में तो वो ऑलरेडी स्टेबल होता है, उसको ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती कि बेटा ज्यादा कमेंट मत कर, पढ़ाई कर, है ना। तो स्टार्टिंग के 2-3 महीने मस्त लक्ष्य के बच्चे सबसे बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं, स्टार्टिंग के 2-3 महीने। और फिर बेटा अगले 2-3 महीने ऐसी जो ये अभी वाला टाइम है, सबसे ज्यादा बेकार, सबसे ज्यादा बातें, सबसे ज्यादा नॉनसेंसगिरी, सबसे ज्यादा स्पैमिंग लक्ष्य बैच में होती है बीच में अभी। और फिर जैसे ही बेटा ये 2-3 महीने जाएंगे और जैसे ही तुम्हारा बोर्ड्स का टाइम आएगा, जैसे ही तुम्हें रियलाइज होगा कि अब नीट का टाइम आएगा, फिर बेटा तुम्हारी स्थिति फिर वही वाली हो जाती है। 11th में जो धोखा हुआ था, तुमने धोखा दिया था, तुम्हारे साथ थोड़ी हुआ था, तुमने दिया था सब्जेक्ट को धोखा। फिर तुम्हारी स्थिति फिर से वही बैक टू द ग्राउंड स्टेट, वहीं से शुरू होती है। ये हम एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, है ना। तो अभी तुम्हारी जो स्थिति है ना सुपर मतलब अलग लेवल पर है। अभी तुम्हें कोई रियलाइजेशन नहीं हो रही है इतनी ज्यादा कि आगे तुम्हारी बेटा बैंड बजने वाली है। सच्चाई है, बैंड बजने वाली है, बहुत सारा प्रेशर आएगा। और उन बच्चों को सबसे ज्यादा प्रेशर आएगा बेटा जिन्होंने बहुत मस्ती में निकाले होंगे 2-3 महीने। सितंबर अक्टूबर जाते जाते बेटा ऐसे पैनिक होने लग जाओगे तुम लोग, क्योंकि बोर्ड्स देने हैं। हे भगवान फेल ना हो जाए, बोर्ड्स में भी फेल नहीं हो सकते, है ना, नीट का भी पढ़ना है मैम, ओ गॉड 11 तो बैकलॉग था हमारा। तब प्रेशर आएगा और खास करके उन बच्चों को आएगा, क्योंकि हम देखते हैं स्थिति बिल्कुल तुम्हारे बैच की ना बेटा, बोलना नहीं चाहिए, दुख होता है यार। तुम मेरे से इतने पहले से पढ़े, है ना, कई तो 11th में भी पढ़े हुए हैं, तो बड़ा दुख होता है कि बच्चे सिंसियर नहीं होते हैं। और जब सिंसियर होने का टाइम था तब पूरा टाइम बर्बाद किया और लास्ट तक आते आते फिर टाइम उनको बर्बाद करता है। समझ रहे हो ना। इसी बात के साथ में हमने कल की क्लास में पीसीआर स्टार्ट कर दिया था। पीसीआर का फर्स्ट स्टेप बेटा हम कर रहे थे। हमने कहा पीसीआर एक प्रकार की जेरोक्स मशीन है ना। पीसीआर एक प्रकार की जेरोक्स मशीन है। और ध्यान से सुनिए बेटा, सिंसियर हो जाइए, सीरियस हो जाइए। हमारा तो काम ही, हम तो टीचर्स हैं तुम्हारे, हमें तो बेटा तुम बोलोगे ही, है ना। हम पे तो सारा गुस्सा तुम्हें निकालना है। हम तो सबसे बुरे बनते हैं तुम्हारे लिए, हम और तुम्हारे माँ बाप, क्योंकि हम लोग तुम्हें हमेशा अच्छा बताने की कोशिश करेंगे तो तुम्हें सबसे बुरे हम ही लगेंगे। पर फिर भी हम तुम्हें बताएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम सही करो और सही दिशा में जाओ। तो हम तुम्हारी डांट खा के भी बेटा क्या करेंगे, तुम्हें बार बार वही सेम चीज रिपीट करेंगे। डांट क्या खाएंगे, डांट तो तुम खाओगे ना, हमसे भी और पेरेंट्स से भी, है ना। और जीवन से अगर डांट नहीं खाना है बेटा तो जीवन में अच्छा करना पड़ेगा, वरना समय और जीवन तुम्हें समय समय पे डांट लगाएगा, है ना। फिर वो डांट तुम्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज लाइक अ जेरोक्स मशीन। जैसे जेरोक्स मशीन में शीट डाली और उसकी कॉपीज निकल गई, छप गया, जितनी कॉपीज चाहते हो उतनी कॉपीज बेटा निकल गई। तुम्हारे यहाँ पे डीएनए को भी छाप सकते हो और इससे बड़े फायदे होते हैं। कल मैंने तुम्हें बताया डॉक्टर सालुके, तुम बता रहे थे ना। और डॉक्टर कौन सी थी वो लेडी डॉक्टर, है ना, नाम उनका मैं भूल रही हूँ, जिनको तुम बड़ी रिस्पेक्ट से देखते हो बेटा। तो वो जो सारे बेटा सैंपल्स की मल्टीपल कॉपीज, चोर पकड़ना है, मर्डरर पकड़ना है,
तो भैया तुम अगर तुम्हें छोटा सा भी डीएनए का पीस मिल जाए, किसी का बाल मिल जाए, ब्लड सैंपल मिल जाए, है ना, नेल सैंपल मिल जाए, कुछ भी, तो तुम डीएनए की इतनी सी कॉपी से मल्टीपल कॉपीज बना सकते हो। डॉक्टर तारिका, हाँ, तो कल तुम्हें मैंने बताया था कि 30 साइकिल सिर्फ रन कर लोगे ना तो 1 बिलियन कॉपीज बन सकती है, जिससे तुम एकदम हैरान हो गए थे, है ना। 1 बिलियन कॉपीज यू कैन ऑब्टेन। एंड एक साइकिल में 3 ही स्टेप्स होते हैं, एक होता है डीनेचुरेशन, एक होता है एनिलिंग, एक होता है एक्सटेंशन। और यूजुअली जो तरीका है ना डीएनए की कॉपीज बनाने का, जैसे हमारी बॉडी में यूजुअली जैसे रेप्लिकेशन होता है, आप कुछ कुछ उस रेप्लिकेशन से रिलेट कर पाओगे इनके स्टेप्स को। और मैंने आपसे कहा भी था, अभी मैं आपको एक एनिमेशन भी दिखाऊंगी, एक ऐसी छोटी सी ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है बेटा, इस ट्यूब के अंदर तुम सारी चीजें एक बार में डाल देते हो। मुझे फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे समझा सकती हूँ, मेरे को चाय बनानी है, वैसे तो अलग अलग तरीके हैं चाय बनाने के लिए, बट मैं पीसीआर से रिलेट कर रही हूं तो मैं पीसीआर वाला तुम्हें समझा रही हूं कि भाई मैंने दूध डाला, मैंने पानी डाला, मैंने चाय पत्ती डाली, इलायची डाली, सारा कुछ मैंने एक बार में डाल दिया और फिर मैंने उसे गैस पे चढ़ा दिया। अब मैं इन बिटवीन कोई एडिशन नहीं कर रही हूं, जब चाय बन जाएगी तभी मैं उस चाय को बेटा वहां से हटाऊंगी। ऐसा नहीं है जो नॉर्मली लोग ऐसे बनाते हैं, पानी उबाल रहे हैं, हाय पानी में उबाल आ गया है, अब चाय पत्ती डालिए, फिर चाय पत्ती पकनी चाहिए, फिर इलायची डालिए, फिर दूध डालिए, समझ रहे हो, वैसे वाला सीन नहीं है। एक बार में सब कुछ डाल दो। पीसीआर तुम्हें करना है, इस ट्यूब के अंदर पीसीआर की सारी रिक्वायरमेंट्स, जिस सैंपल को तुम्हें कॉपी कर रहे हैं वो डाल दो, न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करने हैं, एंजाइम्स ऐड करने हैं, प्राइमर्स ऐड करने हैं, आयंस ऐड करने हैं, सारा सामान एक बार में ऐड किया, मशीन में डाला, मशीन को क्लोज कर दिया। मैंने कहा था सिर्फ टेम्परेचर चेंज करते रहते हैं, और टेम्परेचर चेंज करते करते हर एक स्टेप्स होते रहेंगे, ये मैं तुम्हें अभी समझाऊंगी। डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशंस, व्हिच इज द 3 स्टेप दैट यू काउंट इन द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। समझ गए? यस एवरीवन। चीनी रह गई तो चीनी भी डाल लो, गुड़ वाली चाय पीती हूं मैं वैसे तो, है ना, कैलोरी में कोई फर्क नहीं है गुड़ और शुगर के, चीनी के, बट बस यही है कि शुगर इज मोर रिफाइंड, ज्यादा प्रोसेस्ड है, तो गुड़ वाली चाय बना लेते। कैलोरी वाइज तो कोई फर्क नहीं है बेटा, कैलोरी तो सेम है ना। सुनिए जी, अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहला स्टेप जो तुम्हें मैंने पूछा भी था, हमने कल डीनेचुरेशन से स्टार्ट किया था। मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा भी था जाते जाते कि तुम्हें अगर डीएनए की कॉपी बनानी है तो सबसे पहली बेटा जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जिस स्ट्रैंड की कॉपी बनानी है उस स्ट्रैंड को अलग तो करना पड़ेगा, बिना अलग किए तुम उसके ऊपर उसकी कॉपी कैसे बना सकते हो, उसकी जेरोक्स बनानी है ना। तुम देखोगे ये एक स्ट्रैंड है 5 प्राइम से 3 प्राइम, और ये एक स्ट्रैंड है बेटा 5 प्राइम से 3 प्राइम, है ना। इन दोनों के नाइट्रोजनस बेसेस के बीच में क्या है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स है इनके स्ट्रैंड्स में। तुम इसकी भी बेटा कॉपी बनाओगे, तुम इसकी भी कॉपी बनाओगे, लेकिन इसकी कॉपी बनाने के लिए इन दोनों के बीच में जो प्रेम है इसको तोड़ना पड़ेगा बेटा। तो तुम इन दोनों स्ट्रैंड को सबसे पहले अलग करते हो बेटा, है ना। हम जुदा हो गए, रास्ते खो गए, मगर हमारी कॉपी जरूर बनेगी, अभी बनेगी। तो तुम इसको बड़ा हाई टेम्परेचर देते हो, इट्स द इजीएस्ट थिंग टू डू। जब आप उस ट्यूब के अंदर बेटा सारा सामान रख के पीसीआर मशीन में लगाते हो तो सबसे पहले तुम हाई टेम्परेचर दे देते हो। हाई टेम्परेचर अराउंड, ये एग्जैक्ट टेम्परेचर बेटा कहीं तुम्हें 90 मिलेगा, कहीं 90 से 95 मिलेगा, कहीं 96 मिलेगा। ऑन एन एवरेज तुम कह रहे हो बड़ा हाई टेम्परेचर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ 90 से 94 डिग्री सेल्सियस का तुम टेम्परेचर देते हो। और जब तुम ये हाई टेम्परेचर देते हो बेटा तो तुम्हारी नहीं, अब ये बिल्कुल तुम उसके जैसे मत रिलेट करो, मैंने कहा रेप्लिकेशन से मिलता जुलता है, एग्जैक्टली सेम नहीं है। तो तुम क्या करते हो बेटा, इन दोनों स्ट्रैंड को हाई टेम्परेचर देख के अलग कर देते हो। इनके जो नाइट्रोजनस बेसेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड थे ये टूट जाते हैं। और ऐसा कैसे हुआ, जब तुमने हाई टेम्परेचर दिया। अलग अलग स्टेप्स में ना अलग अलग टेम्परेचर का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि एनसीईआरटी ने एग्जैक्ट टेम्परेचर्स का डिस्क्रिप्शन नहीं किया है बच्चों। तो मैं कह रही हूं कि मैम डी नेचर, बेटा प्रोटीन भी तो डी नेचर होती थी। किसी को बायोमोलिक्यूल्स धुंधला धुंधला याद आ रहा है जो तुमने करोड़ों साल पहले पढ़ा था? तो उसमें भी तुमने कहा था कि जब तुम हाई टेम्परेचर देते हो एंजाइम्स को तो वो डी नेचर हो जाते हैं, है ना। यहां पे जब तुम हाई टेम्परेचर देते हो डीनेचुरेशन में अराउंड तुम कह रहे हो कि यार 90 से 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज हुआ, और इसका पर्पस सिर्फ ये था कि बोथ द डीएनए स्ट्रैंड्स सेपरेटेड, बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स
या स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए सेपरेटेड, और सेपरेट कैसे हुए? सेपरेटेड ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन बेसिस ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ड्यू टू हाई टेम्परेचर। इस अतिरिक्त तापमान की वजह से जो दोनों स्ट्रैंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थे उनको तुमने अलग कर दिया, ठीक है ना? यस, समझ रहे हो कि नहीं? यस एवरीवन, तुमने इन दोनों स्ट्रैंड को अलग कर दिया, ये स्ट्रैंड अलग हो गई, ये स्ट्रैंड अलग हो गई, दूर दूर हो गए। क्योंकि अगर तुम्हें इनकी कॉपी बनानी है ना बेटा, कॉपी कैसे बनती है ये भी तुम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ते हो ना। कॉपी कैसे बन सकती है? जो तुम्हारी स्ट्रैंड है उस पर कुछ बेटा आपकी न्यूक्लियोटाइड्स होंगी, कुछ नाइट्रोजनस बेसेस होंगे, है ना? तो उनके उसी को देख के बेटा अपोजिट स्ट्रैंड कॉपी हो सकती है ना, रेप्लिकेट हो सकती है। तो रेप्लिकेट करने के लिए ऊपर वाली स्ट्रैंड को देखना जरूरी है कि उसमें कौन से न्यूक्लियोटाइड्स है, कौन से नाइट्रोजनस बेस है। उसी स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग उसकी कॉपी बन, उसकी अपोजिट स्ट्रैंड बेटा बना सकते हो, राइट? तो उसको अलग करना पड़ेगा ना, तभी तो आप उसको देख के उसकी अपोजिट स्ट्रैंड को बना सकते हो। यस, डीनेचर का यहां पे मतलब है दोनों स्ट्रैंड्स का सेपरेट हो जाना। यहां पे डीएनए के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों स्ट्रैंड का अलग हो जाना डीनेचुरेशन कहलाता है ना? अब मैम प्रॉब्लम ये है, यहां पर प्रॉब्लम ये है, तुम वहां पे तो बेटा अपनी रेप्लिकेशन में पढ़ते हो कि तुम्हारी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, ऐसे पढ़ते हो ना, है ना? अब वहां पे तुम टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट, एक स्ट्रैंड कॉपी होती है, इस तरीके की बातें पढ़ते हो। फिर उसमें फिर क्या बोलते हैं, एमआरएनए बनाते हो। अब यहाँ पे तुम दोनों स्ट्रैंड्स को कॉपी कर रहे हो, यहां तुम दोनों स्ट्रैंड्स को कॉपी कर रहे हो, राइट? तो सिमिलर है, एग्जैक्टली सेम नहीं है रेप्लिकेशन जैसा। तुमने दोनों स्ट्रैंड को कॉपी तो कर लिया, और जो तुमने ट्यूब रखी थी ना बेटा, उसमें तुमने उस ट्यूब के अंदर तुमने देखो डीएनए की कॉपी बनानी है तो तुम्हें क्या क्या सामान चाहिए मुझे बताओ ना, क्या सामान चाहिए? तुम्हें इसकी कॉपी बनानी है, तुम्हें इसके जैसी एक कॉपी बनानी है, तुम्हें इसकी जैसी भी कॉपी बनानी है, तुम्हें डीएनए बनाना है ना यार। डीएनए किससे बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से। तो तुमने उस ट्यूब में न्यूक्लियोटाइड्स डाले होंगे कि नहीं मुझे बताओ। न्यूक्लियोटाइड ही तो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना। तो जब तुम्हें कॉपी बनानी है तो सामान रॉ मटेरियल चाहिए ना भाई। घर बनाना है तो सीमेंट चाहिए, मैं बोलने वाली थी अदरक चाहिए, ईंट को मैं ना चाय दिमाग में ना चाय चल रही है, तो तुम्हें ईंट चाहिए, तुम्हें सीमेंट चाहिए, तुम्हें टाइल्स चाहिए, है ना? तो ये सारी चीजें रॉ मटेरियल चाहिए ना भाई, तो तुम्हें न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करने पड़ेंगे। उसके साथ साथ बड़े सारे आयंस, अभी मैं न्यूक्लियोटाइड्स इसीलिए बोल रही हूं, अभी तुम आगे देखोगे। अब क्योंकि न्यूक्लियोटाइड से जब न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है तभी तो डीएनए की स्ट्रैंड बनेगी ना बेटा, है ना? तभी तो डीएनए की स्ट्रैंड बनेगी। दिक्कत और समस्या अभी मैं आपको बताती हूं क्या है। मैम डीनेचुरेशन तो हो गया, अब मेरे को इसकी कॉपी बनाने का है, मैं दूसरा स्टेप करने जा रही हूं, ये तो आपने नोट कर लिया है। मैम दूसरा स्टेप होता है जिसे बोला जाता है एनिलिंग। वैसे एनिल करने का मतलब, एनिलिंग करने का मतलब होता है जोड़ना। किसका जोड़ना? यहां पे बेटा प्राइमर्स के जुड़ने को हम एनिल कहते हैं। प्राइमर, अरे इस देखो, अब बताओ डांट पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? इसने पता है क्या किया है, इसने पीपीटी का फॉर्मेट भी चेंज नहीं किया। अभी देखो डांट लगाते हैं, दूसरी बार डांट लगाते हैं, है ना? अब एनिलिंग में बेटा क्या करेंगे हम? ये तूने स्लाइड चेंज की है? ये कौन सी स्लाइड लगी है? ये तो पीपीटी है ही नहीं, अब तो जो है वो है। ये ब्लू साइड थोड़ी है। एनिल करने का मतलब होता है बेटा प्राइमर्स का जुड़ना। देखो तुमने दोनों स्ट्रैंड को अलग कर लिया था, ये तुम्हारी एक स्ट्रैंड है और ये तुम्हारी बेटा दूसरी स्ट्रैंड है ना? तुमने दोनों को अलग तो कर लिया। ये है 5 प्राइम से 3 प्राइम, डरा दिया युगल को, एकदम डरा दिया है ना? और ये है 5 प्राइम से 3 प्राइम, ठीक है ना? हाँ तो अभी क्या होने वाला है?
तुम इनकी कॉपीज बनाओगे, है ना। कॉपी बनाने के लिए तुम्हें एंजाइम चाहिए होता है। जैसे बेटा तुम क्या करते हो, तुम्हारे एप्लीकेशन में भी तो तुम डीएनए पॉलीमरेजेस का यूज करते हो ना बेटा, है ना, पॉलीमरेजेस का इस्तेमाल करते हो, जो पॉलीमराइज करता है न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोटाइड से जोड़ के डीएनए की चेन को सिंथेसाइज करता है। यहां पे भी तुम पॉलीमरेज का यूज करोगे, बट पॉलीमरेज की दुख दर्द और समस्या का जरा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। दुख दर्द और समस्या बेटा ये है कि पॉलीमरेज बेचारा नया स्ट्रैंड तब तक नहीं सिंथेसाइज कर सकता जब तक उसको एक फ्री 3' OH एंड ना मिले। समझना बेटा ध्यान से, क्या बोला बेटा मैंने कहा कि पॉलीमरेज यहां पे भी इस्तेमाल होता है, जो न्यूक्लियोटाइड की चेन को, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ जोड़ के आपकी डीएनए की स्ट्रैंड को बनाएगा। बट पॉलीमरेज की दिक्कत यह है कि वो ना खुद से इनिशिएट नहीं कर सकता, एक नया स्ट्रैंड खुद से तब तक नहीं बना सकता जब तक उसे एक फ्री 3' OH एंड ना मिले। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री 3' OH एंड? फ्री 3' OH एंड काफी सारी बातें बोल दी है, बट तुम तो बेटा ऑलरेडी क्योंकि मॉल बायो पढ़ चुके हो तो तुम्हें पता होना चाहिए। मैं बायोटेक में भी तुमसे, हालांकि बेटा तुमने मॉल बायो पढ़ी है, बट जब तुम स्ट्रैंड्स के बारे में बता रहे थे तो तुम 3' से 5' भी बता रहे थे, जो कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर होता है। तो ये बहुत बड़ी ब्लंडर तुम बता रहे थे। कभी भी स्ट्रैंड को 3 से 5 तो कभी लिखते ही नहीं है, हमेशा 5 से 3 लिखते हैं। अब मैं तुम्हें साइड में एक रफ वर्क करके बता रही हूं, इसे नोट मत करना। जब तुम डीएनए की स्ट्रैंड बनाते हो वैसे 5' फॉस्फेट लिखते हो और 3' OH एंड लिखते हो। और 3' OH एंड इसीलिए लिखते हो क्योंकि जो लास्ट न्यूक्लियोटाइड होता है बेटा, वो लास्ट न्यूक्लियोटाइड जहां पे स्ट्रैंड एंड हो रही है, वो लास्ट न्यूक्लियोटाइड का तुम 3' OH एंड इसीलिए दिखाते हो क्योंकि अगर मुझे कभी भी एक नया न्यूक्लियोटाइड ऐड करके उस चेन को लंबा करना है ना बेटा, तो मुझे हमेशा इस लास्ट न्यूक्लियोटाइड के जो 3' वाला कार्बन है ना, उसी 3' OH एंड से ही मैं नया न्यूक्लियोटाइड जोड़ सकती हूं। क्या समझ पा रहे हो मेरी बात? मुझे थम्स अप देते जाना बेटा, क्योंकि ना कुछ कुछ बेसिक बातें मैं बता रही हूं, बट आपको ये पता भी होगा। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकती कि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है। तो ये 3' की इंपॉर्टेंस ये है कि ये वो एंड होता है, इसीलिए तो वो एंड होता है। अगर आपको एक नया न्यूक्लियोटाइड डीएनए में जोड़ना है, इस स्ट्रैंड को मुझे फॉर एग्जांपल मुझे इस स्ट्रैंड को लंबा करना है, तो मैं न्यूक्लियोटाइड को यहां नहीं जोड़ सकती, मेरे को हमेशा इसी साइड जोड़ना पड़ेगा क्योंकि मैं 3' एंड से ही जोड़ूंगी हमेशा नया न्यूक्लियोटाइड। अब मैंने क्या बोला, समस्या मेरे पास इतनी ये है बेटा, समस्या ये है कि नया स्ट्रैंड मैं इसके ऊपर पॉलीमरेज से नहीं बनवा सकती क्योंकि पॉलीमरेज को एक फ्री 3' OH एंड चाहिए होता है। तो पता है हम क्या करते हैं, हम प्राइमर्स प्रोवाइड करते हैं। प्राइमर्स आर ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं प्राइमर्स को। प्राइमर्स आर ओलिगो मतलब शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होती हैं, छोटी छोटी न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसेस होती हैं। ये हो गई 5' से 3', इस 3' पे OH एंड उसे मिल गया, ये 3' पे OH एंड मिल गया। दीज आर दी शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस जिन्हें बोला जाता है प्राइमर्स। आपसे पूछते हैं कि कौन सा स्टेप ऐसा होता है जिसमें प्राइमर्स का रोल आता है बेटा? प्राइमर्स आर छोटे ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड के छोटे छोटे सीक्वेंस, छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं और एक प्राइमर का आपने स्ट्रैंड बना दिया है। ये प्राइमर्स जाके अपनी जगह पे बेटा जुड़ेंगे, अपनी जगह पे जाके जुड़ जाएंगे। हमेशा ओरिएंटेशन ध्यान रखना, 5' से 3' ओरिएंटेशन है, इसीलिए मैंने इसे यहां पर जोड़ा है। 5' से 3' तो इसके अपोजिट 5' से 3' ये डायरेक्शन में प्राइमर जुड़ा, इस स्ट्रैंड में ये 5' से 3' डायरेक्शन थी और ये प्राइमर 5' से 3' इसलिए इस डायरेक्शन में जुड़ा। ये प्राइमर्स ऐड होते हैं एनिलीन में। एनिलीन का टेम्परेचर काफी कम है एज कंपेयर्ड टू योर डीनेचुरेशन। जैसे ही मैं पीसीआर में टेम्परेचर लगाऊंगी 50 से 60, कहीं कहीं पे 64 भी पढ़ोगे, जैसे ही मैंने 50 से 60 टेम्परेचर लगाया तो मेरे प्राइमर्स आके अपने अपने रिस्पेक्टिव स्ट्रैंड के साथ जाके चिपक गए, जुड़ गए। इसे प्राइमर एनिलिंग भी कहा जाता है, प्राइमर का जुड़ना भी कहा जाता है। तो एनिलिंग में मैं कह रही हूं कि अराउंड हम 50 से 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हैं। प्राइमर्स जिसको कहा जाता है कि ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स है,
Primers are oligonucleotides. Oligonucleotides यानी कि small nucleotide sequences. Small nucleotide sequences. Small nucleotide sequences added to respective strand. Added to respective strands. और इसका पर्पस क्या है? ताकि एक फ्री 3 प्राइम OH एंड मिल जाए. स्ट्रैंड टू प्रोवाइड अ फ्री 3 प्राइम OH एंड फॉर द पॉलीमरेज टू एक्ट. पॉलीमरेज वो एंजाइम होता है जो पॉलीमराइज करता है, जो नई चेन को बनाता है. फॉर पॉलीमरेज टू एक्ट यानी एनिलीन का टेम्परेचर याद रखो कितना दिया. एनिलीन में आपने ऐड क्या किया ये याद रखिए. दीज आर द प्राइमर्स. कितने प्राइमर्स ऐड हुए बेटा? द 2 सेट ऑफ प्राइमर्स. कृपया ध्यान दीजिए, ये आपने पहला साइकिल है तो 2 सेट ऑफ प्राइमर्स. आप इनिशियली कितने सेट ऑफ प्राइमर्स? 2 सेट ऑफ प्राइमर्स यू हैव यूज्ड. ठीक है ना? यस, ठीक है ना? अब मैम एनिलीन तो हो गया, अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें इस चेन को, जो पर्पस है हमारा, जो हमारा पर्पस है भैया वो ये है कि नई स्ट्रैंड बन जाए. नई स्ट्रैंड बन जाए. नई स्ट्रैंड तभी बनेगी जब हमारे पास एंजाइम होगा, पॉलीमरेज एंजाइम. आप अपने तो बेटा इसमें पढ़ते हैं नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज, और डीएनए पॉलीमरेजेस भी वैसे अलग अलग टाइप के होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3. उतनी डिटेल में तो मैं नहीं जा रही हूं. यहां पे भी तुम पॉलीमरेज का इस्तेमाल करते हो, बट इट्स नॉट लाइक द पॉलीमरेज इन योर बॉडी. आपकी बॉडी में जो पॉलीमरेज यूज होता है वो वाला पॉलीमरेज यहाँ पे काम कर ही नहीं सकता. क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आप पूरे पीसीआर में बहुत ज्यादा टेम्परेचर का यूज करते हैं. इतने हाई टेम्परेचर पे तो पॉलीमरेज मैम वो हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा. इतने हाई टेम्परेचर पे तो एंजाइम काम ही नहीं कर सकता मैम. लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं एंजाइम्स के. ये हमने बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ते वक्त भी जब एंजाइम्स और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के बीच में डिफरेंसेस करे थे तो भी मैंने आप लोग को बताया था हाउ एन इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम एंजाइम. इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो होते हैं, जो आप लैब्स में यूज करते हो, केमिस्ट्री में रिएक्शंस में यूज करते हो, दे वर्क एट हाई टेम्परेचर. वो तो हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं, लेकिन आपके जो एंजाइम्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे डीनेचर हो जाते हैं. लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन होता है, टैक पॉलीमरेज. थर्मस एक्वेटिकस नाम के एक बैक्टीरिया से आप ऑब्टेन करते हो इस पॉलीमरेज एंजाइम को, जिसे नाम ही उसके, जहां से सोर्स है उसके नाम से ही उसका नामकरण हुआ है, TAQ, टैक पॉलीमरेज कहते हैं. ये वाला पॉलीमरेज आप इस्तेमाल करते हैं. हर एक स्टेप में क्या हो रहा है ये पूछा जाता है. जो थर्ड स्टेप है जिसे आप एक्सटेंशन बोलते हैं या फिर पॉलीमराइजेशन स्टेप बोलते हैं, उस स्टेप में आप एंजाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं. उस स्टेप में आप न्यूक्लियोटाइड्स का यूजेज करेंगे, क्योंकि वही एंजाइम न्यूक्लियोटाइड्स ईंटों से मिलके आप बिल्डिंग खड़ी करते हैं. वही स्टेप में आपकी पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड को यूज करके बिल्डिंग तो नहीं बनाएगी, पर डीएनए की स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करेगी. समझ गए? यस एवरीबॉडी, ठीक है ना? इसको लिखें. एनिलीन के बाद बेटा तीसरा स्टेप, इसे बोला जाता है एक्सटेंशन. तीसरा स्टेप कहा जाता है एक्सटेंशन या फिर पॉलीमराइजेशन भी बोलते हो. या फिर पॉलीमराइजेशन भी बोलते हो. क्या किया? ऑलरेडी ये तुम्हारी स्ट्रैंड थी, फाइव प्राइम से 3 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम, प्राइमर्स ऐड करे हुए थे 5 प्राइम से 3 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम. अब इसके ऊपर चेन नई सिंथेसाइज हो जाएगी बाय एडिंग न्यूक्लियोटाइड्स. न्यू स्ट्रैंड इज मेड.
1 का 2 बन गया ना। इसमें आपने क्या किया, पहली बात तो 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का इस्तेमाल किया जाता है। न्यूक्लियोटाइड्स प्लस टैक पॉलीमरेज एंजाइम का नाम है, मैं इसके बारे में नीचे लिख रही हूं। टैक पॉलीमरेज इज यूज्ड, पॉलीमरेज utilizes the nucleotides to synthesize new chain, अब टैग के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन लिखी जाए। ये थर्मोस्टेबल है, TAQ पॉलीमरेज, यानी हाई टेम्परेचर पर ये स्टेबल रहता है। T एंड AQ, T आया नाम थर्मस से, AQ नाम आया एक्वेटिकस से। इसके बारे में लिखेंगे, दिस इज अ थर्मोस्टेबल एंजाइम, दिस इज अ थर्मोस्टेबल एंजाइम obtained from Thermus aquaticus bacteria, Thermus aquaticus bacteria, and can withstand मतलब सह सकता है, खड़े रह सकता है, withstand हाई टेम्परेचर, अतिरिक्त टेम्परेचर को ये झेल सकता है। समझ गए? नो प्रॉब्लम बेटा, नो प्रॉब्लम, समझ गए? Yes, everybody. डन। पहले इसे बेटा एनसीईआरटी से रीड करते हैं। पहले इसे एनसीईआरटी से रीड करते हैं और फिर मैं आपको छोटी सी एक एनिमेशन दिखाऊंगी, ठीक है ना? बेटा काफी इजी है, मतलब आपको कोई भी एक ऐसा स्टेप लगा कि डिफिकल्ट लग रहा हो आपको कि कैसे कैसे किया, 3 स्टेप्स में आप करते हैं। मशीन के अंदर बेटा सारी चीजें डाल देते हैं और टेम्परेचर चेंज करते रहते हैं। जब आप बहुत हाई टेम्परेचर देते हैं, और जो जरूरी है ताकि दोनों स्ट्रैंड जिसकी आपको कॉपी बनानी है, इसकी भी कॉपी बनानी है, इसकी भी कॉपी बनानी है, इन दोनों को अलग कर दिया पहले डीनेचुरेशन करके, फिर तुम्हें इसके ऊपर इसकी कॉपी बनानी है, इस स्ट्रैंड के ऊपर इसकी कॉपी बनानी है। तो तुमने क्या किया, पहले प्राइमर्स ऐड किए दोनों के लिए, 2 सेट ऑफ प्राइमर्स। प्राइमर्स क्यों ऐड करने पड़ रहे हैं? क्योंकि हमारा जो पॉलीमरेज है वो न्यूक्लियोटाइड को तभी जोड़ सकता है जब उसको एक फ्री 3' OH एंड कहीं पे मिल जाए। एक 3' OH एंड उसे मिल जाए तो वो वहां से स्ट्रैंड को कंटिन्यू कर सकता है। तो एनिलिंग में बेटा हमने क्या किया, प्राइमर्स को ऐड किया। जो छोटे न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस होते हैं वो अपने अपने स्ट्रैंड्स पर जाके चिपक गए। हमने फिर एक्सटेंशन किया और एनिलिंग में हमने 50 से 60 डिग्री टेम्परेचर रखा था। फिर हमने क्या किया बेटा, एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है कि स्ट्रैंड की कॉपी बन जाना। पॉलीमराइजेशन में हम 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स का इस्तेमाल करते हैं और एक ऐसा एंजाइम इस्तेमाल करते हैं जो इतने हाई टेम्परेचर पे पूरे पीसीआर के दौरान जो 90, 95, मतलब ऑलमोस्ट क्लोज टू 100 इतने टेम्परेचर को झेल पाए। तो थर्मस एक्वेटिकस से ऑब्टेन किया जाता है एक थर्मोस्टेबल जो हाई टेम्परेचर में खड़ा रह पाए,
टैग पॉलीमरेज का इस्तेमाल किया जाता है जो न्यूक्लियोटाइड्स को यूज करके न्यूक्लियोटाइड्स की बेटा ब्लॉक बना देता है, डीएनए की नई स्ट्रैंड बना देता है। आप इस साइकिल को रिपीट करते रहिए, एक का दो, फिर दो से फिर इसकी दो कॉपी बनेगी, इसकी दो कॉपी बनेगी, समझ रहे हो ना? यस। प्राइमर्स वगैरह बेटा हेमा हमें खुद ऐड करना पड़ता है, मशीन में थोड़ी, मशीन में कुछ थोड़ी होता है। अगर तेरे को बेटा अपनी नोट्स की जेरॉक्स बनानी है तो मशीन के पास ये प्रॉपर्टी है कि कैसे उसकी कॉपी बनेगी, पर उसके अंदर पेपर तो तुझे ही डालना पड़ेगा, इंक भी तुझे ही डालना पड़ेगा, और जिसकी जेरॉक्स बनानी है वो भी तो तुझे ही डालना पड़ेगा ना यार। यस। मैं पहले एनसीईआरटी की रीडिंग कराती हूँ, फिर छोटा सा एनिमेशन दिखा देती हूँ। हालांकि मैं ये मानती हूँ कि तुम्हें इसी से समझ में आ गया होगा, बस मैं तुम्हें थोड़ा सा वो मशीन को एक बारी दिखा देती हूँ कि मशीन कैसी दिखती है, बाकी तो और कुछ दिखाने का इसमें है नहीं। तो जहां बेटा एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है ना 9.3.3 न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, है ना, ये देखो। यस, कटिंग, यहां सबसे पहले ना ये वाली चीज को एक बारी पढ़ना, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, इसको बेटा एक बारी मैं आपको दिखाती हूं। पहले restriction enzyme digestions are performed by incubating purified molecules of DNA with restriction enzyme at optimal condition for that specific enzyme। बोला कि जो आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए को कट करते हैं तो कैसे करते हैं, आप उन दोनों को साथ रखते हैं, इंक्यूबेट करते हैं, आप डीएनए को रखते हैं उसके साथ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को एक पर्टिकुलर कंडीशन में, पर्टिकुलर ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो एंजाइम आपके डीएनए के ऊपर एक्ट करके उसे कट कर पाए। Agarose gel electrophoresis is employed to check the progression of restriction enzyme digestion। Agarose gel electrophoresis से आप सेपरेशन करते हैं और देखते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से आपका डीएनए डाइजेस्ट हो पाया या नहीं हो पाया। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड, हेंस इट मूव्स टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड, पॉजिटिव। डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है इसलिए वो पॉजिटिव एनोड की तरफ रन करता है ना। द प्रोसेस इज रिपीटेड विद द वेक्टर डीएनए ऑल्सो। सेम चीज आपको वेक्टर डीएनए से भी करनी पड़ेगी क्योंकि वेक्टर डीएनए को भी कट मारोगे, फिर सेपरेट करोगे, फिर अपने वेक्टर जिसके साथ तुम्हें अटैच करना है, क्योंकि वेक्टर को भी तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं और आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट के लिए भी बेटा तुम्हें एंजाइम से कट करना पड़ता है, तभी तो दोनों को जोड़ोगे। तो सेम प्रोसेस इज रिपीटेड with the vector DNA also, और वेक्टर के बारे में अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी। The joining of the DNA involves several process। बोला कि उन दोनों को जोड़ने में भी बहुत मेहनत लगती है, जो अभी हमने पढ़ा नहीं है, मैं पढ़ाऊंगी आपको। After having cut the source as well as vector DNA with the specific restriction enzyme, the cutout gene of interest from the source DNA and the cut vector are mixed, ligase added, results in the preparation of recombinant DNA। इस चीज को मैंने बेटा आपको लैग नहीं है नलायको, मैंने उसे 5 बार पढ़ा। ये 4 बार बोला या मेरे को सुनाई दिया? मैंने 4 बार बोला। जो समझदार व्यक्ति होगा वो समझ गया कि मैंने 4 बार क्यों बोला, है ना। हाँ, और जो कल की क्लास में नहीं आया था उसको नहीं पता होगा मैंने 4 बार क्यों बोला। तो आपने क्या किया बेटा, आपने वेक्टर को और फिर आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ दिया, रिकॉम्बिनेंट बना दिया, और मैं इसी को तो आगे तुम्हें डिटेल में पढ़ाऊंगी, है ना। एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर का अर्थ होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन और डीएनए इज सिंथेसाइज इन विट्रो। इन विट्रो आप बहुत बेहतरीन तरीके से इन विट्रो जानते हैं, लैब में बनाया जाता है मेरे प्यारे सपोलो। शिवम कह रहे कल का रिवेंज लिया है मैम ने। मल्टीपल कॉपीज आप बनाते हो इन विट्रो, लैब में बनाते हो, यूजिंग किसका इस्तेमाल करते हो, using 2 sets of primer small chemically synthesized oligonucleotides that are complementary to the region of DNA। क्या इस्तेमाल करते हो? 2 सेट ऑफ प्राइमर्स जो छोटे ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो आपके डीएनए के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एंड द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। आप एंजाइम का इस्तेमाल करते हो डीएनए पॉलीमरेज, बट यहां जो पॉलीमरेज का इस्तेमाल किया जाता है वो स्पेशल होता है टैक पॉलीमरेज, है ना। Enzyme extends the primer using nucleotides provided in the reaction and the genomic DNA as a template। वो जिस डीएनए की कॉपी बनानी है उसे टेम्पलेट की तरह इस्तेमाल करता है, और पॉलीमरेज इस प्राइमर के आगे बेटा क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करके कॉपी बना देता है। इफ द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इज रिपीटेड मेनी टाइम्स द सेगमेंट ऑफ डीएनए कैन बी एम्प्लीफाइड
बिलियन टाइम्स, दैट इज 1 बिलियन कॉपीज कैन बी मेड। अगर इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाए आप, तो बेटा आप बिलियन कॉपीज बना सकते हैं। Such repeated amplification is achieved by the use of thermostable DNA polymerase isolated from a bacteria Thermus aquaticus, which remains active during high temperature, induced denaturation of double stranded of DNA। बोला यहां पर जो आप बेटा डीएनए पॉलीमरेज का इस्तेमाल करते हैं वो थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरियम से ऑब्टेन करते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है टैक पॉलीमरेज, जो कि 1994 हाई टेम्परेचर जो आपने डीनेचुरेशन में इस्तेमाल किया, हाईएस्ट टेम्परेचर, उसको भी झेल सकता है। एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट इफ डिजायर्ड कैन नाउ बी यूज्ड टू लाइगेट विद अ वेक्टर फॉर फर्दर क्लोनिंग। अब आपकी इच्छा हो तो आप उस एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट को यूज कर सकते हैं अपने वेक्टर से जोड़ने के लिए। कितना सरल है बताओ बेटा। बस इतनी सी बात एनसीईआरटी में दी हुई है। और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आजकल आने लगे हैं, तो डायग्राम को भी एक बार आइडेंटिफाई कीजिए। ये डीएस डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, आपने हीट किया, यहीं पे लिख लो 90 से 94 टेम्परेचर दिया तो डीनेचर हो गया, दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो गए। पर इस स्टेप में आपको दिख रहा है कि अलग होने के साथ साथ आपने प्राइमर्स का ऐड कर दिया है, 2 सेट ऑफ प्राइमर्स जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब आपने एनिलीन कर दी बेटा। एनिलीन करने के बाद तीसरे स्टेप में जहां पे भी लिखा होगा कि आपने डीएनए पॉलीमरेज इस्तेमाल किया यानी टैग पॉलीमरेज इस्तेमाल किया, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए बना रहे हो तो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स ही यूज करोगे, तो इसका इस्तेमाल किया तो ऑफकोर्स आप एक्सटेंशन कर रहे हो या पॉलीमराइजेशन कर रहे हो, 1 की 2 कॉपीज बन गई। और देखो लिखा हुआ है अगर आप ऐसी 30 साइकिल्स रन करते हैं, इट कैन बी एम्पलीफाइड अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन टाइम्स। 1 बिलियन टाइम्स। इजी और नॉट बेटा? यू हैव टू लर्न दिस इन द क्लास। आपको क्लास में ही लर्न हो जाना चाहिए, बाद के लिए कुछ भी नहीं है बेटा। इतना इजी है कि आपको अभी ही सारा लर्न हो जाना चाहिए, है ना। चलिए एक बार इसकी एक छोटी सी बेटा एनिमेशन में दिखाने की कोशिश करती हूं, जिसमें एटलीस्ट आप मशीन वगैरह देख लो। आपको बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ी बहुत चीजें आप देख लो इसमें से। एम्प्लीफिकेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट तो कैसे किया जाता है, इस प्रकार की एक मशीन होती है, मशीन दिख रही है, इस मशीन के अंदर आप उस ट्यूब को फिक्स करते हो और बाहर से आप सिर्फ स्टार्ट करते हो और टेम्परेचर लगा देते हो कि इतना टेम्परेचर मुझे सेट करना है पीसीआर के अंदर। थर्मल साइक्लर भी बोलते हैं इसे, है ना। यस, इस तरीके की ट्यूब है। इस ट्यूब के अंदर तुम देखो सारा सामान डाल रहे हो, टारगेट डीएनए डाल दे रहे हो, प्राइमर्स डाल दे रहे हो, न्यूक्लियोटाइड्स डाल दे रहे हो, एंजाइम्स डाल दे रहे हो, देखो सारी चीजें, पॉलीमरेज डाल दिया, सारा कुछ इसके अंदर डाल दिया एक बारी में, और फिर इसको बेटा मशीन के अंदर फिट कर दिया। देखो डाल दिया मशीन के अंदर। अब मशीन के अंदर डालने के बाद तुमने क्या किया बेटा, सिर्फ उस थर्मल साइक्लर टेम्परेचर चेंज कर रहे हो। इसके अंदर वो सारी कहानी हो रही होगी, उस कहानी को तो मैं, हाँ चलो यहाँ पे दिखाई देती हूँ। जैसे ही आपने बेटा हाई टेम्परेचर दिया तो दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएगी, डीनेचुरेशन हो जाएगा, दोनों स्ट्रैंड अलग हो गई, डीनेचुरेशन हो गया। फिर आपने टेम्परेचर चेंज किया, 50 से 60 डिग्री टेम्परेचर वो दिया। अब देखो पॉलीमरेज तो आ गए हैं, बट ये खुद से काम नहीं कर पा रहे, इनको प्राइमर्स चाहिए। न्यूक्लियोटाइड भी है आपके पास, प्राइमर्स भी है, पॉलीमरेज भी आपके पास। जैसे ही आपने एनिलीन वाला टेम्परेचर दिया, जाके बेटा प्राइमर्स जुड़ गए। अब पॉलीमरेज खुश हो जाएगा। देखो पॉलीमरेज की आंखें, पॉलीमरेज की आंखों को जरा देखो बेटा, आंखों की गुस्ताखियां। पहले सैड थे ये बेचारे क्योंकि ये कुछ कर नहीं पा रहे थे, जैसे ही प्राइमर्स लग गए देखो आंखें चमक गई इनकी। जैसे ही इनकी आंखें चमकी, इन्होंने कहा भाई अब देखो मैं क्या कमाल करता हूं। न्यूक्लियोटाइड्स को बेटा यूज करके ये क्या करते हैं, डीएनए की स्ट्रैंड को आगे बढ़ाते हैं। बन गया, बस बन गई कॉपी। आपने एक्सटेंशन 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगाया, मल्टीपल कॉपीज बन गई, ये पहला साइकिल चला। इस तरीके से बेटा आगे दिखाया हुआ है कि आप मल्टीपल साइकिल्स चला सकते हैं। यस, समझ गए। बट आई होप आपको वैसे ही समझ आ गया हो जो मैंने आपको इतने ज्यादा अच्छी तरीके से बेस्ट पढ़ा दिया आपको। आई थिंक उसी से समझ में आ गया हो। यस एवरीबॉडी, ठीक है, डन डन एंड डन। पॉलीमरेज की आंखों में नजर आया बेटा, क्या नजर आया? पहले बेबस था और जैसे ही प्राइमर्स मिल गए तो खुश हो गया। यस, लर्न हो गया, बहुत शानदार।
अब मैं आपको ना अब मैं जो टॉपिक पढ़ा रही हूं, मैं आपको अगर जेन्युइनली बताऊं, वैसे तो पूरा बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है, बट सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल, जिसमें वही बच्चा जो फुल अटेंशन के साथ में सुनेगा उसको ये वाला टॉपिक, और ये अगर आपको समझ में आ गया जो मैं अगला टॉपिक पढ़ा रही हूं, क्योंकि आई थिंक यही वन ऑफ द लास्ट टॉपिक्स है जो बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल है। उसके बाद तो नॉर्मल है, बहुत मजेदार, जो आपको ना एकदम फील करा दे, ये वो वाला टॉपिक है। और ये एनसीईआरटी में बड़ा इनकम्प्लीट तरीके से दिया हुआ है, अगर आप बहुत ध्यान से सुनेंगे यू विल लव दिस टॉपिक। दिस इज अ टॉपिक, इधर यू विल लव इट और यू विल हेट इट। हेट सिर्फ उन्हीं बच्चों को होगा जो अपना दिमाग बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, और बिल्कुल अटेंशन अगर बेटा आप नहीं दोगे, जरा सा भी अटेंशन भटकाया तो टॉपिक में बेटा फिर दिक्कत आ जाएगी आपको। शुरुआत तो मैं बेसिक से करूंगी, कंसेप्चुअल चीजें वहां आएंगी जब मैं आपको ये पहचानना सिखाऊंगी। देखो वेक्टर्स की प्रॉपर्टी बहुत इजी है, वेक्टर्स की शक्ल सूरत कैसी दिखती है बहुत इजी है। वेक्टर्स के अंदर जब तुम अपने डीएनए को जोड़ते हो उसके बाद पहचानना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बेटा हम करने क्या वाले, अभी हम अगला स्टेप क्या है बायोटेक्नोलॉजी का, द लिंकिंग ऑफ योर जीन ऑफ इंटरेस्ट विद द वेक्टर। यही स्टेप है या नहीं, यही स्टेप है या नहीं बेटा, ये बताओ हाँ या ना। फिफ्थ स्टेप जो था हमारा बायोटेक्नोलॉजी का, जेनेटिक इंजीनियरिंग का, वो क्या था, लिंकिंग ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, GOI, लिंकिंग ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट विद वेक्टर्स। क्या यही वो स्टेप था, क्या यही वो स्टेप था बेटा, यस, विद वेक्टर्स, लिंकिंग ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट विद वेक्टर्स। तो मैं वेक्टर्स की प्रॉपर्टी सबसे पहले तुम्हें बताऊंगी, वेक्टर्स के कुछ एग्जाम्पल बताऊंगी, ये सारी चीज तो बहुत इजी है ना। अब जब मैं आपको इजी सारा ही है, पर कंसेप्चुअल जो मैं आपको बता रही हूं ना, कि जब आप वेक्टर से अपने जीन को जोड़ते हो तो तुम्हें पता कैसे चलेगा, तुम देख कैसे पाओगे कि उससे जीन जुड़ा है या नहीं, कैसे पता चलेगा तुम्हें कि वेक्टर से वो जीन जुड़ पाया या नहीं जुड़ पाया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें पढ़ा रही हूं, है ना, जब टीचर्स पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को कैसे समझ में आएगा कि तुम्हें समझ में आएगा, हाँ तो सभी करते हैं। और फिजिकल क्लासरूम में बेटा जब आप देखोगे, फिजिकल क्लासरूम में जब आप बच्चों को पढ़ाते हो तो कुछ बच्चे तो कुछ ज्यादा ही कर रहे होते हैं, यस मैम, जब तुम बच्चों को देखने लग जाओ तो और ज्यादा करते हैं, राइट, यस, हाँ मैम, यस मैम, है ना। लेकिन जब आप जो कुछ ज्यादा करते हैं ना, फिर उनसे क्वेश्चन पूछो तब पता चलता है उनको कितना आया। तो हम बेटा कैसे, फोर्थ कैसे स्टेप हुआ बेटा, ये फोर्थ कराया मैम कैसे, फिर पहले सीक्वेंसिंग गलत लिखी है, कैसे नलायकों, पहले ये बताओ। सबसे पहला स्टेप था आइसोलेशन ऑफ द डीएनए, नंबर 2 स्टेप था कटिंग विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, नंबर 3 था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेशन, नंबर 4 था PCR, और नंबर 5 है जीन ऑफ इंटरेस्ट को ये लिंक करना अपने वेक्टर के साथ में। हे भगवान, इतना भी तुम बेटा, ठीक है प्रूफ मत दो कि मैथ्स नहीं है तुम्हारे पास, चलो। हाँ स्कूल में एक्टिंग करते हो ऐसी, बहुत बढ़िया, लेकिन टीचर को सारी एक्टिंग समझ में आती है। जब तुम बड़े हो जाओगे ना, तुम में से हो सकता है कुछ लोग टीचर बनेंगे, जब तुम टीचर बनोगे ना तो तुम्हें सच में फील होगा कि टीचर को सब पता चलता है, पीछे मुड़ के कौन बातें कर रहा है, कौन हंस रहा है, कौन क्या कर रहा है, टीचर नोज एवरीथिंग। तुम सोचते हो कि तुम बेवकूफ बना दोगे, पर तुम्हें पता नहीं है बेटा कि टीचर को सब पता है। क्यों? क्योंकि टीचर भी कभी स्टूडेंट था ना, सास भी तो कभी बहू थी, तो टीचर भी तो कभी स्टूडेंट था, तो हमने वो सारे काम किए हुए हैं बच्चों, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि यस वाला बच्चा कौन होगा, समझ रहे हो ना, यस। तो मेरे प्यारे सपोलो, अब पता कैसे चलेगा, जैसे हमें कैसे पता चलेगा कि तुम्हें समझ में आए कि नहीं। मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, तुम्हारा टेस्ट ले सकती हूँ, तुम आंसर दोगे तो मुझे पता चल जाएगा तुमने सिंसियरली सुना पढ़ा या नहीं, है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर लिंक करेंगे। पहले लिंक करने से पहले वेक्टर की प्रॉपर्टी तो पता होनी चाहिए। तो यार देखो, वेक्टर का तो सीधा सा डेफिनेशन क्या होता है, वेक्टर्स का सिंपल सीधा डेफिनेशन क्या होता है, वेक्टर्स आर व्हीकल्स। जैसे कि मच्छर हमारी प्यारी प्यारी जो थी, जो प्यारा प्यारा मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, व्यूचेरियासिस ये सब फैला रही थी, वेक्टर की तरह काम कर रही थी, एक गाड़ी की तरह काम कर रही थी। यहां पे भी बेटा वेक्टर्स आर लाइक व्हीकल्स।
व्हीकल्स, दीज आर दी व्हीकल्स, ये वो गाड़ी है जिसकी मदद से तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कहां पहुंचता है, होस्ट के पास पहुंचता है। मैं तुम्हें वैसे तो बेसिक्स बता चुकी हूं कि होस्ट की क्या जरूरत है। होस्ट के अंदर ही तुम अपने डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाते हो, होस्ट के अंदर ही तो मल्टीपल डीएनए की कॉपी बनाते हो। और जो हमने कल एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि अगर मैं अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को उठा के बेटा सीधे ई कोलाई के अंदर डाल दूं कि अब तू देख ले भाई, तेरे को रेप्लिकेट करना है अपने अंदर, कर ले इसको रेप्लिकेट, तो ई कोलाई बेटा इतना मतलब तुम्हारा मतलब ऐसा नहीं है, वो बेचारा बिना किसी ओराई के तो डीएनए की मल्टीपल कॉपीज नहीं बना सकता। एक तो बेटा बेचारा होस्ट की तरह काम कर रहा है, तुम उसको बेचारे को इस्तेमाल कर रहे हो, अब तुम उससे कह रहे हो सारा कुछ तू खुद कर ले, तो ऐसा तो वो नहीं कर सकता। बिना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के एनी एलियन पीस ऑफ डीएनए इंसर्टेड इनटू एन ऑर्गेनिज्म विल नॉट रेप्लिकेट, उसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन चाहिए होता है। लेकिन आज मैं आपको वो सारी जो पहले दिन की कहानी थी वो आज आपको मैं समझाऊंगी, है ना, कि वेक्टर्स की क्या क्या क्वालिटी होती है, तब जाके वो क्वालिफाइड होता है कि वो एक अच्छा वेक्टर है या उसे मैं एज अ वेक्टर यूज करूंगी। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। तो पहले तो मैं ऐसे सिंपल लिख देती हूं, वेक्टर्स आर द व्हीकल्स, वेक्टर्स आर द व्हीकल्स, वेक्टर्स आर द व्हीकल्स which carry the gene of interest, which carry the gene of interest, बस सिंपल, which carry the gene of interest। ठीक है ना, यस, कल क्वेश्चन भी था मैम। हाँ, अब मैं कह रही हूं कि what are the characteristics of अ गुड वेक्टर। चलो इसी के थ्रू समझाऊंगी, इसी के थ्रू बाकी पॉइंट्स को समझाऊंगी। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सबसे पहले मैं बात करूंगी वेक्टर्स के साइज के बारे में। हालांकि एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा डिटेल तो वेक्टर्स के साइज के बारे में नहीं दिया हुआ, ये नहीं बताया हुआ कि कौन से वेक्टर का क्या साइज होता है, वो कितने किलो बेस पेयर्स के होते हैं, उनमें कितने बेस पेयर्स होते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें तो नहीं दी हुई है एग्जैक्टली, बट आप सिंपल एक बात लिख सकते हैं कि अगर कोई भी वेक्टर है, जैसे आप प्लाज्मिड्स को जानते हैं, प्लाज्मिड्स आर वेरी गुड वेक्टर्स बेटा, बैक्टीरियोफाज इज अ वेरी गुड वेक्टर। आगे आप पढ़ोगे, आप पता है रेट्रोवायरसेस को भी और एग्रोबैक्टीरियम को भी यूज करते हो एज अ वेक्टर टू ट्रांसफर योर जीन, है ना। तो वेक्टर्स का साइज स्मॉल होना आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि अगर बहुत बड़े साइज का वेक्टर होता है तो आप उसकी हैंडलिंग थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। अगर बेटा जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे कैसे समझाऊं, किसका एग्जाम्पल लेके समझाऊं, जैसे पहले कंप्यूटर्स आते थे बहुत बड़े बड़े, उसके साइज देखोगे बड़े बड़े कंप्यूटर्स आते थे, और जैसे जैसे एडवांसमेंट होती गई तो आपकी वो जो स्क्रीन है वो कितना पतला फाइन होता गया स्क्रीन, है ना। इवन पहले लैंडलाइन आता था, कितना बड़ा भारी भरकम होता था, फिर साइज छोटा हो गया। मतलब आप समझ रहे हो, कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं वो रिड्यूस हो जाती है। वेक्टर्स का जो साइज होता है, अगर वो वेक्टर्स छोटे साइज की है, इट इज इजियर टू हैंडल देम, उनको हैंडल करना आसान होता है, उनसे काम करना आसान होता है। सो इफ द वेक्टर इज स्मॉलर इन साइज, तो इट्स अ ये सिचुएशन, ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं साइज शुड बी स्मॉल, ऐसा लिख रहे हैं, एग्जैक्ट साइज मेंशन नहीं कर रहे, साइज शुड बी स्मॉल फॉर इजी हैंडलिंग, फॉर इजी हैंडलिंग के लिए अगर वेक्टर का साइज छोटा होगा तो इजियर होगा उससे काम करना, ठीक है ना। यस। नंबर टू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओराई का मतलब मैम ऑलरेडी आपको पढ़ा भी चुकी हैं और आप इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये पॉइंट तो क्वेश्चन के फॉर्म में कितनी बार हमने इसको बेटा डिस्कस किया। जब हमने सबसे पहले वेक्टर्स के बारे में पढ़ना चालू भी किया था, तब भी मैंने आपको ओराई की इंपॉर्टेंस बताई थी।
अगर कोई भी वेक्टर है उसके पास ओराई तो होना ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बेटा हम अपने डीएनए को सीधे उठा के होस्ट के अंदर डाल देंगे तो वो रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। उसको रेप्लिकेट करने के लिए एक डीएनए सीक्वेंस चाहिए होता है जहां से रेप्लिकेशन इनिशिएट होती है। रेप्लिकेशन इनिशिएट जिस पॉइंट से होती है उसे बोला जाता है ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये पॉइंट आप सब कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन अब एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बातें दी हुई है बेटा, और वो आपको याद रखनी है, ठीक है ना? यस। अब क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं? ये बोला हुआ है कि एक तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से रेप्लिकेशन इनिशिएट होती है, इसीलिए जरूरी है कि एनी पीस ऑफ डीएनए दैट इज लिंक्ड टू अ वेक्टर दैट हैज ओराई कैन इजीली रेप्लिकेट। Any piece of DNA that is linked to a vector that has ori can easily replicate। हिंदी में मतलब है कोई भी ऐसा डीएनए का पीस जिसे आप एक ऐसे वेक्टर से जोड़ दें जिसके पास ओराई है तो वो इजीली रेप्लिकेट कर सकता है। लेकिन इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है ओराई कंट्रोल्स द कॉपी नंबर। व्हाट इज कॉपी नंबर? अब ये वाला पॉइंट समझना जरा। पहले तो मैं ये लिखूंगी, ओराई are the sites, ori are the sites from where replication starts। So linking GOI यानी gene of interest, GOI to a vector with ori enables our gene to replicate, enables our gene to replicate। लेकिन इसके अलावा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनसीईआरटी कहती है ओराई कंट्रोल्स दी कॉपी नंबर। बच्चों, व्हाट इज कॉपी नंबर? अब समझिएगा इस चीज को। ओराई कंट्रोल्स द कॉपी नंबर। ओराई ये डिसाइड करती है कि आपके जीन की कितनी कॉपीज एग्जिस्ट करेंगी। समझना मेरी बात को, एक है ना। ओराई कंट्रोल करती है कॉपी नंबर। कॉपी नंबर का क्या मतलब होता है मैम? फॉर एग्जाम्पल बेटा ये आपकी ई कोलाई है, इसके अंदर मैंने ये होस्ट है ना, इसके अंदर मैंने एक प्लाज्मिड को डाला जिस प्लाज्मिड के पास ओराई था, और इसी प्लाज्मिड की मदद से मैंने अपने जीन को भी तो डाला होगा यहां कहीं, मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है ना। मैं कह रही हूं और ये इसकी ओराई है, समझो फॉर एग्जांपल ये इसकी, मैं सिर्फ हाइपोथेटिकल समझा रही, बनाना है आप, बनाना है इस चीज को, बिल्कुल बनाना। ये मैं कह रही हूं ये ब्लू वाला इसका ओराई है, मैं कह रही हूं ये ओराई जो है ये कंट्रोल करता है कॉपी नंबर। ये ओराई है, ये तुम्हारा प्लाज्मिड है यानी कि तुम्हारा वेक्टर, ये तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और ये तुम्हारी ई कोलाई है। ये क्या कंट्रोल करता है बेटा? ये कंट्रोल करता है कॉपी नंबर को। कॉपी नंबर का मतलब बेटा एक बात बताओ, आपके इस ई कोलाई के अंदर आपके इस जीन की मल्टीपल कॉपीज बनेंगी या नहीं? क्या इस ई कोलाई के अंदर आपका डीएनए रेप्लिकेट करेगा या नहीं? बनेगी या नहीं? बेटा मेरे को एक बात बता देना, यस या नो में आंसर देना। क्या ये आगे जाके इसी ई कोलाई के अंदर अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाएगा? हाँ या ना? क्या अपनी ऐसे मल्टीपल कॉपीज बनाएगा? यस और नो में मुझे आंसर देना। और जब आपके प्लाज्मिड की मल्टीपल कॉपीज बनेगी तो प्लाज्मिड के पास तो तुम्हारा जीन था, क्या उसकी भी मल्टीपल कॉपीज बनेंगी? यस या नो में आंसर दो, यस या नो में आंसर दो बस मुझे, केवल बनेंगी। और जब ऑफकोर्स बेटा तुम्हारा ई कोलाई भी डिवाइड करेगा तो वो अपनी आगे की पॉपुलेशन में भी अपने जीन को भेजेगा, वो तो अलग बात है, जीन क्लोनिंग भी तो होगी। ई कोलाई डिवाइड करेगा तो ई कोलाई के आगे भी बेटा तुम्हारा जीन जाएगा, ये बात तो बिल्कुल सही है, राइट है ना? राइट है। तो बेटा इसकी कितनी कॉपीज बनेंगी ना एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये होती है उसकी कॉपी नंबर। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कितनी कॉपीज एग्जिस्ट करेंगी आपके डीएनए की, वो कहलाती है उसकी कॉपी नंबर।
क्या लगता है तुम्हें, अच्छा खासा कॉपी नंबर होना अच्छी बात है कि नहीं? हाई कॉपी नंबर होगी तो अच्छी बात होगी। जितने ज्यादा कॉपीज एग्जिस्ट करेंगे उतनी ज्यादा तुम्हारे डीएनए का जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपीज तुम्हें मिलेंगी। यस और नो? कुछ कुछ प्लाज्मिड्स के कॉपी नंबर बहुत कम होते हैं, 1 से 2। किसी किसी के कॉपी नंबर पर सेल बहुत ज्यादा होते हैं, 15 से 100। किसी किसी वेक्टर के कॉपी नंबर थाउजेंड्स में भी होते हैं, लाइक बैक्टीरियोफाज, हाई कॉपी नंबर होता है, ठीक है ना? So it can have, plasmids can have low copy number, maybe 1 to 2 per cell, may have higher than 1 to 2, plasmids में 15 से 100, ये NCERT का डेटा है। And bacteriophage have very high copy number in thousands also, ठीक है ना? और ये कॉपी कितनी एग्जिस्ट करेगी, ये कंट्रोल होता है ओराई से। आपको इसमें पीएचडी नहीं करनी है अंदर, बट ये जो गहराई थी ना बेटा, इसकी जो मतलब था, ये बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन मांगता है, और मैं ये समझती हूं कि मैं ये जस्टिफाई कर पाई और आप समझ पाए इस चीज को। यस, तो हम लिखें कि कॉपी नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ डीएनए दैट एग्जिस्ट्स पर सेल। अब मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू इससे नेक्स्ट पेज में लिखाती हूं। पहले डन 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 कर लो। ठीक है ना यार? एक तो पानी और टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रहा है, ठंडा हो रहा है। नॉर्मल नॉर्मल। हाफिज बेटा, तूने अपने नाम के आगे डॉक्टर तो लगा लिया है, पर जो तू सवाल पूछ रहा है व्हाट इज जीओआई, उस सवाल के हिसाब से पता चल रहा है कि आप बिल्कुल भी ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। लेक्चर को पीछे करिए, पूरा लेक्चर देखिए, आपको पता चल जाएगा। थोड़ी मेहनत कीजिए। डन? सारे बच्चों का डन हो गया है? बेटा ध्यान से सुनना है, डांट लगेगी बेटा। यू कैन हेट मी फॉर दैट, बट आई विल डांटोइंग यू। मेरा फर्ज बनता है कि डांटू मैं तुम्हें, ठीक है ना? अब मैं यहां पे क्या लिखूंगी? यहां पे मैं लिखूंगी फॉर एग्जाम्पल। इसी पॉइंट के अंडर में लिखना है बेटा, कॉपी नंबर, ये ओराई के पॉइंट में ही कंटिन्यू करके लिख रहे हो। प्लाज्मिड्स वेक्टर्स होते हैं, सो प्लाज्मिड्स मे हैव 1 to 2 कॉपी नंबर पर सेल, जो कि लो है, और 15 to 100 एज वेल, जो कि अच्छा कॉपी नंबर है, हाई कॉपी नंबर है, ठीक है? फिर तुम लिखोगे बैक्टीरियोफाजेस भी एज अ वेक्टर आप यूज करते हो। कैसे यूज करते हो? रेट्रोवायरसेस को भी यूज करते हो। कैसे यूज करते हो बेटा, बताएंगे हम। बैक्टीरियोफाज हैज हाई कॉपी नंबर, हाई कॉपी नंबर इन थाउजेंड्स। एक प्रॉपर्टी आपने बोली बेटा, क्या? एक प्रॉपर्टी आपने बोला आपके पास साइज जो है वेक्टर का छोटा होना चाहिए, इजी टू हैंडल। एक आपने बोला बेटा उसकी पास ओराई होनी चाहिए, और ओराई से रिलेटेड आपने सारे पॉइंट्स पढ़ लिए। लेकिन मेरे प्यारे सपोलो, अभी तो भाई सुनो, अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बची है। क्या बचा है मैम? पहले कौन सा पॉइंट बताऊं? पहले ये वाला पॉइंट बताती हूं, नंबर 3 वाला पॉइंट बताती हूं। ये वाला पॉइंट पहले बताती हूं, क्लोनिंग साइट्स या फिर रिकॉग्निशन साइट्स। ये बहुत एक गजब का एक पॉइंट है, समझना। क्लोनिंग साइट्स या रिकॉग्निशन साइट्स, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप मेरे को एक बात बताओ, एक वेक्टर है, एक वेक्टर है, चलो मैं एक वेक्टर को बनाती हूं पहले फिर से। एक वेक्टर है आपके पास, मुझे यस या नो में आंसर देना, आपको बनाना भी है, आपको बनाना भी है। ये आपका एक बेटा क्या है? वेक्टर है। वेक्टर में मैं प्लाज्मिड का ही एग्जांपल दे रही हूं अभी, क्योंकि मैक्सिमम आपको प्लाज्मिड्स के बारे में ही पढ़ना है। ये आपका एक प्लाज्मिड है,
विच इज अ वेरी गुड वेक्टर। मैं कह रही हूं यस या नो में आंसर बताइए। क्या अगर मैं कहूं इसके पास इस एंजाइम के लिए, मैं एक एंजाइम का नाम लिख रही हूं BAMH1, चलो उस एंजाइम का नाम लिख रही हूं जो तुमने पढ़ा हुआ है EcoR1। EcoR1 इसको रिकॉग्नाइज करके इसको कट कर पा रहा है, क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है ये बताओ। क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है ये बताना। ये आपका एक वेक्टर है जो कि एक प्लाज्मिड है। मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रही हूं और मैं आपसे पूछ रही हूं ये EcoR1 एक एंजाइम है, वो एंजाइम इसे रिकॉग्नाइज कर रहा है आपके वेक्टर को, उसकी रिकॉग्निशन साइट होगी ना बेटा, रिकॉग्नाइज कर रहा है एंड कट कर रहा है। क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है। एक ही जगह पे कट मार रहा है, क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है। अच्छी बात है, गुड बात है, कह रहे गुड में भी, गुड भी लगा दिया मे भी लगा दिया, आधा नंबर तो मिल ही जाएगा ना मैम, है ना। अच्छी बात है ये भाई। अगर तुम्हारे प्लाज्मिड के पास रिकॉग्निशन साइट्स ही नहीं होंगी, रिकॉग्निशन साइट वो होती है जो एंजाइम्स रिकॉग्नाइज करती हैं कि यहां मेरा पैलिंड्रोम है, यहां मेरा पैलिंड्रोम है। अगर वो रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगी तो कट कैसे करेगी, और कट नहीं करेगी तो तुम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट कैसे डालोगे बेटा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है भैया। दोनों ही मेरे हैं क्या, नहीं एक है ये। तो अगर आपकी एंजाइम रिकॉग्नाइज नहीं करेगी तो कट कैसे करेगी, और कट नहीं करेगी तो आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालोगे कैसे। तो रिकॉग्निशन साइट्स होती हैं फॉर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। आपकी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए ये रिकॉग्निशन साइट्स होती हैं, उसको रिकॉग्नाइज करता है एंजाइम फॉर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, है ना, फॉर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टू इनेबल, नहीं ऐसा अंग्रेजी थोड़ी खराब हो रही है, टू रिकॉग्नाइज इट्स पैलिंड्रोम, टू रिकॉग्नाइज इट्स पैलिंड्रोम इन वेक्टर एंड कट। एक और चीज मुझे बताना, एक और चीज मुझे बताना, यस या नो में मुझे बताना। पूर्वी ऐसा नहीं होता है, किसी ना किसी के लिए तो होता ही है पूर्वी। अब मेरे को एक आंसर बताना यस या नो में। बेटा अगर मैं ये कहूं, क्या कहूं, इफ मेनी एंजाइम्स हैव recognition sites in a plasmid, is it good or bad ये बताओ, गुड और बैड ये बताओ। मैंने लिखा अगर एक प्लाज्मिड है या एक वेक्टर है, प्लाज्मिड इन अ प्लाज्मिड, प्लाज्मिड का मतलब मैं वेक्टर की बात कर रही हूं क्योंकि मैं वेक्टर्स की प्रॉपर्टी बता रही हूं ना। अगर वेक्टर के अंदर आपके पास मल्टीपल एंजाइम्स की रिकॉग्निशन साइट्स है, मल्टीपल एंजाइम्स की रिकॉग्निशन साइट है, तो ये गुड है या बैड है, गुड है या बैड है, गुड है या बैड है। इसमें मुझे पता था कि गलत आंसर्स आएंगे, मिक्स आंसर आएंगे। वेरी बैड लिख रहा है बच्चा, वेरी बुरी बात, गुड बात। तो मैक्सिमम बच्चों के आंसर के हिसाब से मुझे दिख रहा है कि वेरी वेरी बैड लिख रहे हैं बच्चे, बैड है। मैं आपको बताऊं गुड है ये। अब मैं आपको समझाती हूं कैसे। एक शब्द अगर मैं इधर उधर कर दूं तो ये बैड हो जाएगा, बट अभी इसके हिसाब से ये सही है जो मैंने लिखा है। अभी मैं आपको बताती हूं कैसे। यार देखो, एक प्लाज्मिड के अंदर मैंने लिखा है इफ मेनी एंजाइम हैव रिकॉग्निशन साइट इन अ प्लाज्मिड। मैं कह रही हूं इस प्लाज्मिड को तुम EcoR1 से भी कट कर सकते हो, इस प्लाज्मिड को तुम SAL1 से भी कट कर सकते हो, इस प्लाज्मिड को, इसे बनाना मत अभी, इसको अलग से मैं बना दूंगी, बाद में पढ़ेंगे। हाइंड 2 से भी कट करा सकते हो इसे तुम बेटा। फॉर एग्जाम्पल क्या बोलते हैं, हाइंड 3 लिख दिया मैंने, SAL1 तो लिख दिया है मैंने, PVU1 से भी कट करा सकते हो इसे तुम, BAMH1 से भी कट करा सकते हो। ये मैं अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम लिख रही हूं। ये बहुत अच्छी बात है, बताओ क्यों, बताओ क्यों। तुमने तो आंसर गलत दे दिया है तो तुम क्या बताओगे। नहीं हर्ष बेटा सुनना ध्यान से,
ये अच्छी बात इसीलिए है क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं। तुम लिमिटेड नहीं रहोगे कि यार अब इसके अंदर तो मैं सिर्फ इको R1 से ही कट करा सकता हूं यार, तुम बहुत लिमिटेड हो जाओगे। अगर इस प्लाज्मिड के पास, मैं ये कह रही हूं, मल्टीपल एंजाइम्स के रिकॉग्निशन साइट्स है तो ये अच्छी बात है, जहां जाके तुम अपने जीन को ऐड कर सकते हो, क्लोन कर सकते हो, ये तो अच्छी बात है, तुम्हारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है, वरना तो तुम बेटा लिमिटेड हो जाओगे। लेकिन जब तुमसे ये क्वेश्चन में पूछेंगे कि एक ही एंजाइम की मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स हो, एक ही एंजाइम, अब मेरी बात समझना जो मैं दूसरी बात पूछ रही हूं, अब मेरी बात को कृपया करके सुनिए, जो मैं दूसरी बात पूछ रही हूं। अब एक सिचुएशन जो तुमने ऊपर बनाई है और एक सिचुएशन जो तुम नीचे अभी मैं आपको बना के समझा रही हूं, ये एक दूसरा प्लाज्मिड है या दूसरा वेक्टर है। अब ये एक ऐसा वेक्टर है बेटा जहां मैं कह रही हूं इको R1 जो है यहां पे भी कट कर सकता है, इको R1 बेटा यहां पे भी कट कर सकता है, इको R1 बेटा यहां पे भी कट कर सकता है, इको R1 बेटा यहां पे भी कट कर सकता है। अब ये जो सेकंड सिचुएशन है ये गंदी बात है, ये गंदी बात है बेटा, इट्स अ बैड सिचुएशन। क्यों? ये इसीलिए बुरी बात है क्योंकि इससे तुम्हें क्या होगा बेटा, कई सारे टुकड़े मिल जाएंगे अपने वेक्टर के, समझ गए? यस, देन इट इज अ बैड सिचुएशन। अगर रिकॉग्निशन साइट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में आपके पास एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की अगर मल्टीपल रिकॉग्निशन साइट हो गई तो गंदी बात है। क्या समझे आप मेरी बात? अब वो यहां से भी कट कर देगा, यहां से भी कट कर देगा, यहां से भी कट कर देगा, यहां से भी कट कर जाएगा, तो तुम्हारे इतने फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे कि द सिचुएशन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। बट इफ यू हैव मेनी एंजाइम्स का रिकॉग्निशन सीक्वेंस तो ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम हाइन 1 से कट कराना चाहते हो, कि हाइन 2 से कराना चाहते हो, कि तुम इको R1 से कराना चाहते हो, कि PVU1 से कराना चाहते हो। यू हैव ऑप्शंस। बट फॉर अ सिंगल एंजाइम मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स और मल्टीपल रिकॉग्निशन साइट शुड बी अवॉइडेड। अगर तुम्हें समझ में आ गया तो एक थम्स अप दे दो। बहुत बारीक सा डिफरेंस है ना बेटा, बट तुम्हें आई थिंक समझ में आ गया होगा, भेजे में चला गया होगा, है ना? तो मैं यहां पे लिखती हूं, इफ मेनी एंजाइम्स हैव रिकॉग्निशन साइट इन अ प्लाज्मिड इट्स गुड, इट्स गुड। क्यों? एज यू हैव ऑप्शंस, वी हैव ऑप्शंस। बट यहीं पे एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं लिख रही हूं नोट डाल के, जो बेहद इंपॉर्टेंट बात है, फॉर अ सिंगल एंजाइम, फॉर अ सिंगल एंजाइम, एक सिंगल एंजाइम के लिए मल्टीपल रिकॉग्निशन साइट शुड बी अवॉइडेड। मल्टीपल recognition site should be avoided, should be avoided as, हाँ बहुत बढ़िया बेटा, as it cuts at multiple points, as it cuts at multiple points and create मल्टीपल फ्रैगमेंट्स, क्रिएट्स मल्टीपल फ्रैगमेंट, बहुत ज्यादा फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे और वो आपको नहीं चाहिए, और वो आपको नहीं चाहिए। डन 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 कीजिए।
डन हो गया बेटा। यानी रिकॉग्निशन साइट्स, क्लोनिंग साइट्स हमें समझ में आ गई। बहुत सारे एंजाइम्स की अगर रिकॉग्निशन साइट है एक वेक्टर के अंदर तो ये अच्छी बात है, हमारे पास ऑप्शंस है। बट बेटा एक अगर एंजाइम की मल्टीपल रिकॉग्निशन साइट आपको दिखेगी तो वो बुरी बात है, ठीक है ना। अब बेटा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको कैसे पता चलेगा बेटा कि आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट आपके एंजाइम से जुड़ चुका है या नहीं। और इसके लिए आती है आपके पास सिलेक्टेबल मार्कर्स। क्या आती है आपके पास? सिलेक्टेबल मार्कर्स। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब आप इसको बेटा ध्यान से सुनना। सिलेक्टेबल मार्कर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि बेटा पूरा जो कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे बताऊंगी वो इसी पॉइंट से एसोसिएटेड है, ठीक है ना। पहले मैं इसके बारे में एक दो पॉइंट्स लिख देती हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। इसके बारे में पहले लिख देते हैं, फिर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी कि सिलेक्टेबल मार्कर्स होते क्या है। सो सिलेक्टेबल मार्कर्स आर दी जीन्स within plasmids, अरे यार बार बार ना प्लाज्मिड्स लिख देते हैं, विद इन वेक्टर्स होना चाहिए। विद इन वेक्टर्स that enables the selection of recombinant from non-recombinant and transformants from non-transformants। पहले तो बेटा आप कमेंट्स में मुझे एक आंसर दो, रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेम होते हैं या अलग होते हैं? और अगर आप लोग को थोड़ा आइडिया है, अगर आप थोड़ा सा पढ़ के आए हैं तो आप ये मुझे बता पाएंगे ये दोनों चीज सेम होती है या अलग होती है? सेम होती है तो सेम कैसे, और डिफरेंट होती है तो डिफरेंट कैसे? हमने यहां पे लिखा है सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल जो सिलेक्ट करने में हेल्प करेंगे। किसे सिलेक्ट करने में हेल्प करेंगे? रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से, ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से। डिफरेंट है, ऑफ कोर्स डिफरेंट है, तभी तो अलग अलग लिखा है। ये तो तुम बेटा चिपका दोगे, सेम है ऑब्वियसली कि डिफरेंट होगी। डिफरेंट होगी तभी तो हमने लिखा है रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से सिलेक्ट करना और ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात तुम्हें समझ में आ रही है कि अलग होंगे मैम, तभी तो आपने लिखा है। और ये बहुत ज्यादा बच्चे को कंफ्यूजन होती है कि क्या रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्मेंट सेम है। अब मैं एक लाइन आपको बताऊंगी, एक चीज आपको बताऊंगी, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन दूर करो कि रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट अलग होते हैं, फिर सिलेक्टेबल मार्कर्स पे आना, ठीक है ना। अलग कैसे होते हैं? और बेटा मैं बार बार बोल रही हूं, बेसिक्स है ये। अगर ये गलत हो गया तो फिर आगे बेटा गलत हो जाएगा, है ना। देखो सिंपल सी बात है, अगर ये प्लाज्मिड है, ये केस 1, जैसे ये प्लाज्मिड है बेटा, ठीक है ना, और ये एक प्लाज्मिड है, एक प्लाज्मिड, ये सिचुएशन 1 है, ये सिचुएशन 2 है। प्लाज्मिड्स आर वेक्टर, वेरी गुड एग्जांपल्स। बेटा एक के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट गया हुआ है, एक के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं गया। इनमें से कौन सा रिकॉम्बिनेंट है ये बताओ। रिकॉम्बिनेंट हम हमेशा वेक्टर के लिए यूज करते हैं। अगर ये देखोगे तो ये कहलाएगा नॉन रिकॉम्बिनेंट, यस और नो। ये कहलाएगा नॉन रिकॉम्बिनेंट और ये कहलाएगा रिकॉम्बिनेंट। बोलो यस और नो, गलत बोला या सही बोला? इस एक ऐसा वेक्टर जिसके अंदर जीन चला गया है, जिसके अंदर जीन चला गया है वो रिकॉम्बिनेंट हो गया।
जिसके अंदर जीन नहीं गया वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट वर्ड्स आर ऑलवेज यूज्ड फॉर योर वेक्टर्स। आप हमेशा वेक्टर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑलवेज यूज्ड फॉर वेक्टर। लेकिन बेटा अब आप, ठीक है, आपने बोल दिया, अब मैं एक बहुत तगड़ी एक चीज पूछ रही हूं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग गलत आंसर देंगे, तो आप मेरी उम्मीदों पे पानी फेर दीजिए प्लीज। प्लीज मेरी उम्मीदों पे पानी फेर दीजिए प्लीज। प्लीज गाइज, प्लीज गाइज। ये हमारी प्यारी प्यारी जग से न्यारी इकोलाई नंबर 1, इकोलाई नंबर 2, इकोलाई नंबर 3, क्योंकि ये बेसिक से आगे काम आएंगे। कृपया करके मुझे बताइए, 3 इकोलाई है, इनमें से कौन सी इकोलाई है जिसे मैं ट्रांसफॉर्मेंट कहूंगी? दीज आर इकोलाई। ये तो हमारी प्लाज्मेट्स थी, अब वो इकोलाई है। मुझे ये बताओ उनमें से कौन सी इकोलाई है जो ट्रांसफॉर्मेंट कहलाएगी? ट्रांसफॉर्मेंट बताइए। इकोलाई, ये सारी इकोलाई है, बताओ। और क्योंकि मुझे उम्मीद है तो मैक्सिमम बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे सही भी दे रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको समझा देती हूं, यहीं से तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ये दोनों ट्रांसफॉर्मेंट है। अब समझना इस चीज को, जैसे कि मैंने कहा ये बेसिक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 और 3 दोनों ट्रांसफॉर्मेंट है। जब आप रिकॉम्बिनेंट या नॉन रिकॉम्बिनेंट वर्ड यूज करते हैं बच्चों, जब आप रिकॉम्बिनेंट या नॉन रिकॉम्बिनेंट, शॉर्ट में लिख रही हूं, बार बार बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा, NR एंड R, ये हमेशा यूज्ड इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, यूज्ड इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर के लिए रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट वर्ड यूज किया जाता है। लेकिन जब आप ट्रांसफॉर्मेंट या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वर्ड यूज करते हैं बच्चों, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को NT से रिप्रेजेंट कर सकते हो और ट्रांसफॉर्मेंट को T से रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहां पे आप लिखोगे ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ऑलवेज यूज्ड फॉर इकोलाई, ऑलवेज यूज्ड फॉर इकोलाई। अब मैं आपको बता दूं, इकोलाई खाली था। इकोलाई के अंदर अभी ये वाला डायग्राम अभी मत बनाना, ये बना लो। ये जो इकोलाई है ये खाली था, अकेला था। तुमने इस इकोलाई के अंदर बाहर का अगर कोई भी जीन डाल दिया है, ये भी बनाना है, ये भी बनाना है, सिर्फ ये वाला मत बनाना। अभी इकोलाई के अंदर कोई भी जीन अभी नहीं थी बेटा। इकोलाई की पता है सबसे अच्छी बात क्या होती है? इसके पास मोस्टली किसी भी एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंट जीन, चलो ये तो मैं भी समझ नहीं आएगा, तुम कहोगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन क्या होती है। अभी तो मैं सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट वर्ड समझा रही हूँ। इकोलाई के अंदर अभी कोई जीन नहीं है। अगर इसके अंदर बाहर की कोई भी जीन चली जाए बेटा, विदेशी कोई भी जीन, एनी जीन, एनी एलियन जीन, ये भी इसके लिए एलियन है, ये भी इसके लिए एलियन है। हाँ, इकोलाई मतलब ऑलवेज यूज्ड फॉर होस्ट। भाई अगर इसके अंदर ये वाली प्लाज्मेट चली गई ना तो भी फॉरेन जीन इसके अंदर चली गई। इसके अंदर अगर ये वाली जीन चली गई तो भी फॉरेन जीन चली गई। अगर इसके पास सिर्फ ना ये वाली जीन भी चली जाती ना तो भी फॉरेन जीन चली गई। इसके पास कोई भी एलियन जीन अगर चली जाए, कोई भी जो इसके पास नहीं है, इसके पास तो ये भी नहीं था नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला, इसके पास ये भी नहीं था, इसके पास कोई भी जीन, अगर विदेशी कोई भी जीन आ जा रही है, इसको मतलब नहीं है जीन का टुकड़ा आया, रिकॉम्बिनेंट आया, नॉन रिकॉम्बिनेंट आया, इसके पास अगर कोई चीज नहीं थी ना और तुमने इसे बाहर से डाल दिया तो वो ट्रांसफॉर्म हो गया, वो ट्रांसफॉर्म हो गया। क्या मेरी बात समझे सारे प्यारे सपोलो? इसके अंदर नहीं गया ना कुछ भी, तो ये अभी भी नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है। लेकिन इसके अंदर और इसके अंदर बाहरी जीन आ चुकी है। अब बाहरी कोई भी आए, इससे मेरे को क्या फर्क पड़ता है? बाहरी कोई भी जीन अगर इसके अंदर आ गई है तो वो ट्रांसफॉर्म हो गया। ये मैं अगले क्लास में तुम्हें यूज करके समझाऊंगी आगे के कॉन्सेप्ट्स को, तो बेटा यही समझ लो।
आधी लोड अगर इस क्लास में खत्म हो जाएगा तो आधा लोड ही लगेगा अगली क्लास में, ठीक है ना। ये फॉरेन जीन है मेरे, अरे भाई बेसिकली अगर आप ट्रांसफॉर्मेंट वर्ड यूज करते हो ना, तो आप होस्ट के लिए वर्ड यूज करते हो इफ होस्ट हैज एनी फॉरेन जीन other than its own, has any foreign gene other than its own, अपने जीन को छोड़ के विदेशी अगर कोई भी जीन आ रही है वो ट्रांसफॉर्म हो गया। पहले आपको ये समझ में आया कि नहीं ये बताओ, फिर तो मैं सिलेक्टेबल मार्कर के बारे में बताऊंगी। सिलेक्टेबल मार्कर आपको ये पहचानने में हेल्प करेगा कि तुम्हारी जीन रिकॉम्बिनेंट बनी या नहीं बनी। तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम तो बेटा ओवर कॉन्फिडेंस में रहोगे, मैंने एक्सपेरिमेंट करा है तो जीन तो डेफिनेटली रिकॉम्बिनेंट बन गया हो गया, वो तो तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस है। तुम्हें कैसे पता चलेगा तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट बना या नहीं बना? फिर आगे रिकॉम्बिनेंट बनाने के बाद तुम उसे होस्ट में भी डालोगे, तुम्हें कैसे पता चलेगा ई कोलाई मैडम ने तुम्हारा जीन लिया भी या नहीं लिया? कैसे पता चलेगा? आंखों से देख के कैसे बताओगे बेटा? यहां कोई आंखों की गुस्ताखियां नहीं हो रही है, कैसे पता लगाओगे? ये तो डीएनए है ना, कैसे पता लगाओगे कि तुम्हारा बना भी रिकॉम्बिनेंट या नहीं? ये जो पूरी बेटा इतना काम किया, इतने सालों की मेहनत करी, इतने महीनों की मेहनत करी, पता कैसे चलेगा भाई? लगे पड़े हैं, इंक्यूबेट कर दिया है मैंने अपने जीन को, मैंने डीएनए को पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ इंक्यूबेट किया, फिर सेपरेशन किया, फिर मैंने उसको वेक्टर को और अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को साथ इंक्यूबेट किया, रखा हुआ है, पर पता कैसे चलेगा? उस सिलेक्शन के लिए बेटा हमें चाहिए, जैसे मैंने तुम्हें पढ़ाया, सारे बच्चे यस मैम यस मैम यस मैम यस मैम यस मैम, हाँ हाँ मैम सब समझ में आ गया, दिल बना दो, दिल बना दिया, लाइक कर दो, लाइक कर दिया। पता कैसे चलेगा कि तुमने एक्चुअल में पढ़ाई की या नहीं की? उसके लिए तुम्हारा टेस्ट करना पड़ेगा। जब टेस्ट करेंगे और फिर तुम्हारे मार्क्स आएंगे तो मार्क्स से पता चल जाएगा कि भैया देखो ये स्कोर्स मुझे ये आइडेंटिफाई, मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर झांक के तो नहीं देख सकती, आजा तेरे न्यूरॉन्स को खोल के देखती हूँ, तेरे को कितना समझ में आया। मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे कोई तो बेटा टेस्ट करना पड़ेगा ना। या तो अगर तुम्हें समझ में आ जाए तो जो जिनको समझ में आ गया उनके सर पे लाल बत्ती जल जाए, जिनको नहीं समझ में आया उनके में ग्रीन बत्ती जल जाए, या तो ऐसा हो जाए कुछ तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। बट ऐसा लाल बत्ती और हरी बत्ती तो जलती नहीं है बेटा, मुझे टेस्ट करना पड़ेगा और टेस्ट लेने के बाद मेरे को पता चलेगा कि किसके मतलब को समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया, है ना। टेस्ट के मार्क्स बताएंगे। तो बेटा ये सिलेक्टेबल मार्कर्स, नाम ही है इनका सिलेक्टेबल मार्कर। ये कुछ ऐसी जीन्स होती हैं बेटा जो वेक्टर्स के अंदर होती हैं। आप देखोगे जो जीन्स तुम्हें ये बताने में मदद करती है, आप देखोगे कैसे, आपके मन में क्वेश्चन है कि जीन्स कैसे बता सकती हैं, तो मैं तुम्हें अभी बताऊंगी कि कैसे ये जीन्स तुम्हें मदद करेंगी ये आइडेंटिफाई करने में कि कौन से रिकॉम्बिनेंट है, कौन से नॉन रिकॉम्बिनेंट, या कौन से ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन से नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। समझ गए? यस। अब मैं तुम्हें कुछ सिलेक्टेबल मार्कर्स के एग्जाम्पल बता रही हूं, बट आपको इसके बारे में समझ तभी आएगा जब मैं एक रेफरेंस के थ्रू तुम्हें समझाऊं। फिलहाल तो आप इसे लिखना, ठीक है ना? समझ गए ना? यस एवरीबॉडी, ठीक है ना? और मैं आपको बता रही हूं बेटा, आज की क्लास बेहतर तरीके से करो तो आपको अगली क्लास में सही में बेटा मजा आ जाएगा। और मैं कह रही हूं अगली क्लास में पढ़ के आना, जितने भी बच्चे लाइव नहीं अटेंड करते हैं खास करके उनके लिए। नहीं पढ़ के आओगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, ठीक है? अभी देखो, यूजुअली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स, antibiotic resistant genes are very good selectable markers। बताऊंगी कैसे। यूजुअली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स आर वेरी गुड सिलेक्टेबल मार्कर्स। एक्सप्लेनेशन में आपको दूंगी कैसे कैसे ये बहुत अच्छे सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं। और एग्जाम्पल में मैं लिखती हूं जैसे कि एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन
टेट्रासाइक्लिन, इसे कैनामाइसिन भी बोलते हैं, कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन, क्लोरामफेनिकोल रेजिस्टेंट जीन, एक्सेट्रा। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बहुत अच्छे सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं। कैसे होते हैं ये मैं अगली क्लास में बताऊंगी बेटा। और ना इनको लिखने का तरीका बता देती हूँ। जैसे एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन बहुत कॉमनली इस्तेमाल होती है। जैसे AMPR मतलब एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन, TETR मतलब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। इस तरीके से बेटा इन्हें लिखा जाता है, इस तरीके से बेटा इन्हें लिखा जाता है। AMPR मतलब एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन, TETR मतलब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। वेरी गुड सिलेक्टेबल मार्कर्स। ई कोलाई को हम एज अ होस्ट पता है क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि जिन जीन्स को आप सिलेक्टेबल मार्कर्स के जैसे यूज, इन ई कोलाई के पास ना एम्पीसिलिन, टेट्रासाइक्लिन ये एंटीबायोटिक्स हैं, ये एंटीबायोटिक्स है। ई कोलाई के पास इनमें से किसी के लिए भी रेजिस्टेंस नहीं होती है। और मैं बताऊंगी कि अभी शायद आप कम रिलेट करेंगे जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूं, बट अगली क्लास में आप बहुत अच्छे से रिलेट करेंगे। ई कोलाई को एम्पीसिलिन में डालोगे तो मर जाएगा, टेट्रासाइक्लिन में डालोगे तो भी मर जाएगा, क्लोरामफेनिकोल में डालोगे तो भी मर जाएगा। और ये अच्छी बात है। तुम कहोगे अच्छी बात कैसे है मैम? बताऊंगी कैसे अच्छी बात है। यूजुअली ई कोलाई के पास इनमें से किसी के लिए भी रेजिस्टेंट जीन नहीं हो, मतलब किसी के लिए भी रेजिस्टेंस नहीं होती है। उसको एम्पीसिलिन में डालोगे तो भी मर जाएगा, क्लोरामफेनिकोल में डालोगे तो भी मर जाएगा, और बेटा टेट्रासाइक्लिन में तो भी मर जाएगा। आप कहोगे ये अच्छी बात कैसे? फिर तो मैम मर ही जाएगा वो। नहीं, अब मैं ये पॉइंट अभी लिखवाऊंगी भी नहीं, ये मैं अगली क्लास में आपको समझाते वक्त में बताऊंगी कि कैसे ये हेल्पफुल होता है तुम्हारे लिए, हाउ इट इज हेल्पफुल। ठीक है ना? और एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर में जो आपको यहां पे काम आने वाले हैं, सिर्फ उन वेक्टर्स का मैं एग्जाम्पल बताती हूं। प्लाज्मिड्स, एक एग्जाम्पल बताती हूं बैक्टीरियोफाज, रेट्रोवायरस। इसमें भी तुम्हारे दिमाग में बेटा खिचड़ी पकेगी, मैम रेट्रोवायरस तो खतरनाक होता है, कैंसर कॉजिंग, ये कॉजिंग है ना। एड्स में भी तुम रेट्रोवायरस पढ़ते हो मैम, ये कैसे मैम? अभी बताऊंगी मैं। और एग्रोबैक्टीरियम, ये सारे आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर में। मैं आज आपको एक प्लाज्मिड का डायग्राम बना के बताऊंगी, ठीक है? क्योंकि अगर आप उसकी डायग्राम देखो, उसको तो याद ही करना है बेटा। उसे तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है ना? कैसे? अभी तुम्हारे मन में ना कुछ क्वेश्चंस छोड़ के जाऊंगी ताकि तुम थोड़े से अपनी भी रिसर्च लगाओ और थोड़ी सी एनसीईआरटी को रीड करो, हैं? ठीक है ना? मैं आपको प्लाज्मिड, क्योंकि एनसीईआरटी में एक प्लाज्मिड का, और आपको वो प्लाज्मिड रटा हुआ होना चाहिए, मैं पहले ही बता देती हूं एज इट इज। क्योंकि अगर एनसीईआरटी से घुमा के क्वेश्चन आया उस टॉपिक में से, तो आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको उस प्लाज्मिड का डायग्राम बाय हार्ट हो, एकदम टोटली याद हो, टोटली लर्न हो। ठीक है ना? क्वेश्चन आया था मैम उससे इस बार, यस। तो PBr 322 एक ऐसी प्लाज्मिड का ड्राइंग दिया हुआ है। ये आपको ये प्लाज्मिड एज इट इज याद होनी चाहिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और मैं एनसीईआरटी की कुछ रीडिंग आपको होमवर्क में भी देके जा रही हूं। थोड़ी सी होमवर्क में आप एनसीईआरटी की रीडिंग करो बेटा, जो पढ़ा है एग्जैक्टली वैसा है। क्लोनिंग वेक्टर का ये वाला पॉइंट आप रीड कर सकते हो, वेरी इजी। और आप ये यहां तक की रीडिंग कर सकते हो होमवर्क, ठीक है? बहुत इजी है। और मैं आपको यहां से आगे खुद पढ़ाऊंगी, क्लोनिंग साइट से मैं आपको खुद पढ़ाऊंगी। इसका भी थोड़ा सा आप यहां तक का होमवर्क में पढ़ सकते हो, बट मैं यहां से आपको खुद पढ़ाऊंगी, ठीक है? अगली क्लास में मैं ये और ये आपको खुद से पढ़ाऊंगी, ठीक है ना? तो मैं ये वाला बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाली चीज मैं आपको आज बना के बता के जाती हूँ, फिर यहां से हम अगले दिन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि अब आप
एक्चुअल में देखने वाले प्लाज्मिड के साथ अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को आप कैसे जोड़ते हैं। तो एक हेडिंग क्या डालूंगी मैं, हेडिंग डाल रही हूं मैं PBr322, इट इज अ प्लाज्मिड। ये एक लैब में सिंथेसाइज किया हुआ एक बहुत ही अच्छा प्लाज्मिड है। P जो है स्मॉल है, BR कैपिटल है। P जो है स्मॉल है, BR कैपिटल है। वेरी 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 गुड प्लाज्मिड, वेरी वेरी गुड वेक्टर एज इट इज। ये डायग्राम, और अच्छी बात है कि ये डायग्राम आज कंप्लीट हो जाए ताकि आप ये डायग्राम ऑलरेडी लर्न करके आओ और अगली क्लास में फिर आप यहीं से शुरुआत करो, ठीक है ना। यस, तो इसे बनाओ बच्चों। ठीक है, दिस इज TETR। क्या मतलब है इसका? TETR का क्या मतलब है? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ये एक प्लाज्मिड बनाया है, प्लाज्मिड का नाम है PBr322। ये एक जीन बनाई है, इसका नाम है AMPR। इसका क्या मतलब है? एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन। बेटा अगर ये एक वेक्टर है, अगर ये प्लाज्मिड है, तो प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड DNA। ये लैब में बनाया गया एक प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड है तो DNA ही तो है ना, जीन ही तो है। अब मैंने इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स को शेड किया हुआ है। इस प्लाज्मिड में मैंने इस येलो कलर के पार्ट को शेड किया हुआ है और यहां से लेके यहां तक मैंने एक जीन को रिप्रेजेंट किया है। उस जीन का मतलब है, ये जीन है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। फिर मैंने बेटा यहां से लेके यहां तक को शेड किया है पिंक कलर से, यहां से लेके यहां तक की जीन है एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन। और फिर मैंने ये येलो से एक चीज लिखी हुई है यहां, इसे बोलते हैं ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। प्लाज्मिड में होना चाहिए तभी तो बेटा वो एक अच्छा प्लाज्मिड है ना। उसमें रेजिस्टेंट जीन, सिलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए तभी तो वो एक अच्छा वेक्टर है ना बेटा। तो सिलेक्टेबल मार्कर्स भी दिख गए आपको, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी दिख गया, साइज भी इसका छोटा होता है। इसे बोलते हैं ROP। अभी मैं बताती हूँ ROP का मतलब क्या है, अभी मैं बता दूंगी। और फिर एक अच्छा प्लाज्मिड वो होता है जिसमें एंजाइम्स के लिए रिकॉग्निशन साइट्स हो। क्या इसके पास एंजाइम्स के लिए रिकॉग्निशन साइट्स हैं? इसे जरा बनाते हैं दूसरे कलर से ना, इस कलर से बनाते हैं। अब आप देखो, इको R1, क्ले1, हाइंड 3, बैम H1, सेल1, PVU2, PST1, PVU1। ये सारे मैंने एंजाइम्स लिखे हुए हैं। आप अपने मन से बेटा सीक्वेंस मत चेंज करना कि इको R1 को मैं कहीं और कट करा देता हूं, क्ले1 को मैं अपने मन से कट करा देता हूं, बिल्कुल भी नहीं, गलत हो जाएगा। इनकी जहां रिकॉग्निशन साइट दी हुई है
आपको एग्जैक्टली उसी जगह पे इसे मार्क करना है। मैंने BAMH1 नाम के एंजाइम को कहां पे रिकॉग्नाइज करवाया है? जहां टेट्रासाइक्लिन की जीन है, ऊपर BAMH1 है और नीचे उसी जीन में बेटा क्या दिख रही है, किसकी रिकॉग्निशन साइट? SAL1 की। मैंने PVU2 एंजाइम की रिकॉग्निशन साइट कहां दिखाई है? मैंने इस जीन में दिखाई है जिसे ROP बोलते हैं, बताती हूं अभी। मैंने PST1 एंजाइम की रिकॉग्निशन साइट कहां दिखाई है? जहां एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। मैंने PVU1 की रिकॉग्निशन साइट कहां दिखाई है? जहां आपकी एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। और किसकी कहां है एग्जैक्टली सीक्वेंस में आपको एज इट इज याद रखनी है बच्चों। आप अपने मन से नहीं कर सकते कि PVU1 को एक काम करता हूं ना, यहां पे SAL1 को पहले लिख देता हूं, BAMH1 को बाद में लिख देता हूं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात बेटा? ये आपको एज इट इज। और मैं आपको ये बता दूं, फालतू की ट्रिक्स नहीं बनाना। फालतू की ट्रिक्स अगर बनाओगे तो आप ट्रिक्स ही बनाते रह जाओगे, आप एग्जाम हॉल में याद नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोग ट्रिक्स करते हैं। आपने एक तो बेटा बहुत ज्यादा आपके पास है नहीं ऐसा कंटेंट जिसको आपको याद करना है। मैक्सिमम चीजें तो आप कंसेप्चुअली समझते हैं, बट कहीं कहीं पे बेटा आपको अगर लर्न करना पड़ रहा है तो यू हैव टू लर्न। यू आर गोइंग टू बी डॉक्टर्स, है ना? यू आर गोइंग टू बी डॉक्टर्स। कॉन्सेप्ट्स भी स्ट्रॉन्ग और दवाइयों के नाम भी याद करोगे, लर्न हो जाएगा। लर्न होना चाहिए। उसमें फिर तुम ट्रिक्स बनाओगे, करोड़ों दवाइयों के लिए ट्रिक्स बनाओगे। हाँ, एक काम करता हूं, ट्रिक बना लेता हूं, है ना? A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। ऐसे नहीं करना है बेटा। ये निमोनिक्स वाले बच्चे निमोनिक्स ही करते रह जाते हैं फिर। समझ गए? यस एवरीवन, यस। अब मैं आपको बताती हूं इसमें कुछ चीजें जो मैंने लिखी है, और इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है भाइयों। तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, तुम तो बड़े इंटेलिजेंट हो यार। तुम ऑलरेडी बहुत इंटेलिजेंट हो, और मतलब इतना हवा में मत उड़ना। मतलब तुम ऑलरेडी बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, तो इतने तुम्हारी इस खोपड़ी में चला जाएगा कि एक आधा चीज अगर तुम्हें कहीं पे बेटा लर्न करनी पड़ रही है तो तुम लर्न कर लोगे। मैं बता रही हूं, तुम 2 बार बनाओ इसको, सिर्फ 2 बार, बिना देखे 2 बार बना लो, तुम कभी नहीं भूलोगे। यू विल नेवर फॉरगेट, इट इज दैट इजी। सिर्फ 2 बार बिना देखे बना लेना, ठीक है? अब बेटा देखो, क्या ये आपको एक अच्छा प्लाज्मिड, अच्छा वेक्टर दिख रहा है ना? इसके पास ओराई है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसके पास एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, बिल्कुल है मैम। ये जीन्स सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं, गुड। साइज भी छोटा होता है, साइज एनसीईआरटी में दिया नहीं है। इसके पास मेनी एंजाइम्स के लिए रिकॉग्निशन साइट्स है। आप चाहो तो EcoR1 से कट कराओ, आप चाहो तो HIND3 से कट कराओ, आप चाहो तो SAL1 से कट कराओ, आपके पास ऑप्शंस है। इनफैक्ट एक एंजाइम की मल्टीपल रिकॉग्निशन साइट आपको नहीं दिख रही, जिसकी वजह से कंफ्यूजन होती। एक ही एंजाइम मल्टीपल जगह पर रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है तो विन विन सिचुएशन है। इट्स अ वेरी गुड एंजाइम। अब इससे रिलेटेड 1-2 जो पॉइंट्स बचे हुए हैं वो बता देती हूं। जैसे यहां पे आपने ROP करके एक वर्ड लिखा हुआ है। ROP का मतलब होता है रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, यानी इस पर्टिकुलर जीन से कुछ ऐसे प्रोटीन्स बनते हैं जो आपके रेप्लिकेशन के लिए नेसेसरी होते हैं, इसीलिए इसका नाम होता है ROP। और ROP के अंदर आपको PVU2 की बेटा रिकॉग्निशन साइट दिख रही है, सिंथेसाइजेस proteins necessary for replication, necessary for replication, necessary for replication। अब इस क्या बोलते हैं एंजाइम, इस प्लाज्मिड के नाम को भी जरा बेटा जस्टिफाई कर देते हैं। इसका नाम ऐसा क्यों बना? P stands for plasmid। लैब में सिंथेसाइज किया गया था, किसने सिंथेसाइज किया था? B and R। किन्होंने किया? बॉलीवर एंड रॉड्रिगुएज। जिन्होंने इसे बनाया रॉड्रिगुएज, B and R। 322 लैब में इनको एक स्पेसिफिक नंबर दिया। आप कितने सारे बेटा प्लाज्मिड्स बनाते हो, तो हर एक को एक दूसरे से अलग डिस्क्रिमिनेट करना है, तो आपको एक स्पेसिफिक नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना? यस। सो दिस P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड,
they synthesized this in the lab. They synthesized it in lab. और वो एक स्पेसिफिक नंबर आपने इस प्लाज्मिड को दिया हुआ है 322 टू डिफरेंशिएट फ्रॉम द अदर. दैट्स ऑल. इस प्लाज्मिड को बेटा जरूर अच्छे से पढ़ के आइएगा. और मैं आपको बता रही हूं सिर्फ 2 बार बनाना बेटा. और मैं आपको बता देती हूँ, जो लोग ज्यादा ट्रिक आप खुश तो हो जाएंगे, आपको बहुत मजा आएगा, अरे ये टीचर बहुत अच्छा है, इसने बड़ी सारी ट्रिक्स बता दी है. आपको मोमेंटरीली खुशी होती है, बट मैं आपको सच बता रही हूँ, ऑनेस्टी के साथ बता रही हूँ, एक तो आपको एग्जाम हॉल में कभी एकदम से इतनी जल्दी इतनी सारी ट्रिक्स याद नहीं आती, क्योंकि आप 11th 12th बॉटनी जूलॉजी इतने ज्यादा कंटेंट को पढ़ते हो कि आप ट्रिक्स मत बनाओ बेटा, बल्कि आप अपने ब्रेन को ऐसे वो करो, ट्रेन करो कि आप इतने अच्छे से बेटा चीजों को लिख के. और ज्यादातर लोग ह्यूमन ब्रेन्स जो होता है ना बेटा, जब आप लिखोगे ना तो आपको ऐसे मेमोराइज होगी चीज ना, लॉन्ग टर्म के लिए मेमोराइज हो जाएगी. तो ऐसे बनना है कि एग्जाम हॉल में एकदम ऐसे क्लिक करे. यू कांट वेस्ट टाइम इन बॉटनी एंड जूलॉजी बेटा, यू कांट वेस्ट टाइम. इफ यू आर यूटिलाइजिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन बॉटनी एंड जूलॉजी, देन इवेंचुअली आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में उसका इंपैक्ट दिखेगा. योर प्रेपरेशन शुड बी सो स्ट्रांग कि विद इन सेकेंड्स आपको आंसर पता चल रहे हैं. ठीक है ना. अब मैं जो ट्रिक्स बताती हूं बहुत ही कम बताती हूं. ठीक है. मेरे ट्रिक्स तो वैसे ही बहुत गंदे होते हैं, जिसके लिए तुम मुझे बहुत हेट करते हो. क्यों हेट नहीं करते हो? जो मैं फालतू के 1-2 ट्रिक्स बताती थी ना, ये लेटर से ऐसे याद रखना, वो गंदे वाले, वो वैसे वाले, वो केमिस्ट्री वाले वैसे ट्रिक्स थोड़ी हैं, लेकिन कहीं कहीं पे काम भी आते हैं. मैं कंप्लीटली ऐसे नहीं बोल सकती कि भाई बिल्कुल काम नहीं आते, ट्रिक्स बनाओ ही मत. नहीं, कहीं कहीं पे काम आते हैं बेटा. लेकिन ना बच्चे ना बहुत ज्यादा स्मार्ट बनते हैं और ज्यादा हर चीज में ट्रिक घुसाते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ. कहीं कहीं पे इट्स रियली हेल्पफुल. केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में हम भी ट्रिक्स बनाते थे, है ना. क्या बना, बैंगन आलू गोभी इन थैला, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम एंड थैलियम, तो काम आता था. जहां जरूरत है वहां बनाओ, जबरदस्ती की ट्रिक मत घुसाओ. ठीक है ना. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. एनसीईआरटी की रीडिंग आप होमवर्क में करके आना कुछ, और मैं अगली क्लास में कुछ तो पढ़ाऊंगी. बहुत बहुत धन्यवाद. ठीक है. और बाकी आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं, जो नहीं जानते उनको बता दूं, जो भी आपको पढ़ाते हैं वो आप अपनी बेस्ट कैपेसिटी से आपको पढ़ाते हैं. और हम चाहते हैं कि अगले साल आप आए तो आप खुद ही रियलाइज करेंगे. देखो बोलते हैं ना कि आप मेरे बातों से नहीं समझेंगे, आप अपनी गलतियों से समझेंगे. जब आप गलतियां करेंगे तभी आप लर्न करेंगे, और फिर आप समझेंगे कि नहीं यार, मैम और सर सही बोल रहे थे, शायद हमें ऐसे करना चाहिए था. सो यू विल लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक. वी ऑल लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स. यू विल डू मिस्टेक्स एंड देन यू विल रियलाइज कि क्या नहीं करना चाहिए था. हम तो बोलते रह जाते हैं. हाँ, लेकिन आप में से बेटा 5% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो टीचर्स की बातों को सुनते हैं और समझते हैं, अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, तो उनको रिजल्ट्स जल्दी दिख जाते हैं. बस यही वाली बात है. और इसी बात के साथ में मैं आपको एक छोटा सा गाना सुना देती हूँ, फिर टाटा बाय बाय कर लेते हैं. के मुसाफिर, सुर गलत हो गया, के से शुरू किया ना तो गलत हो गया. वापस से शुरू करती हूँ. मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना. मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना. देखना तुम्हारी स्पैमिंग एंड तक नहीं रुकती है ना. तुम कितने जहरीले हो यार, कितने ज्यादा जहरीले. सही नाम है तुम्हारा, सपोले. यू आर द ट्रू सपोला बेटा. यू डोंट हैव टू शो योर रंग ऑल द टाइम. एंड जहर, वो मेरे सफर के बारे में बता रहे हैं. ठीक है, चलो बाय बाय. लव यू ऑल बेटा, लव यू ऑल. पढ़ाई अच्छे से करनी है. ये टॉपिक बहुत बढ़िया से पढ़ के आना, अगली क्लास के लिए बहुत जरूरी है. ठीक है ना. बाय बाय. थैंक यू.